CH51 एक सच्चा मित्र। पिछले अध्याय में संरक्षक असीम दक्ष को एक दूसरी जगह पर ले गए, जो कि अन्य शिष्यों के आवास से थोड़ा दूर था। इसके बाद दक्ष जल्द ही गौरव के कक्ष की ओर चला गया, ताकि वो गौरव को गोलियां दे सके। रास्ते में दक्ष ने देखा कि अशीर ने उसके कक्ष का दरवाज़ा खोल दिया है और उसके कक्ष के बाहर वो आलस्य के साथ दक्ष का इंतजार कर रहा था। जब दक्ष ने अशीर से नियमों के बारे में बात की, तब अशीर ने कहा कि उसे दक्ष के सामने नियमों को मानने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जब अशीर ने कहा कि संप्रदाय के एल्डर ने दक्ष को बुलाया है, तो ये जानकर दक्ष हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस एल्डर ने उसे बुलाया था और क्यों। इसके बाद दक्ष ने उससे कहा कि वो जल्द आएगा। इसके बाद वो गौरव के कक्ष में चला गया, जहां दक्ष को देखकर गौरव और सरोजा खुश हो गए। जब गौरव ने दक्ष को अपने पास देखा, तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम सफल जरूर होंगे। गौरव की ये बात सुनकर दक्ष मुस्कुराने लगा और फिर उसने कहा, मैंने कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये कहने के बाद दक्ष ने गौरव को तुरंत 3 विशेष उपचार की गोलियां दी, जो उसे रक्षक अनुपम द्वारा दी गई थी। गौरव ने भी उन गोलियों को सहर्ष रूप से स्वीकार कर लिया और फिर उन्हें निगल लिया। हालांकि गौरव के लिए सिर्फ एक ही गोली पर्याप्त थी, लेकिन फिर भी दक्ष ने उसे 3 विशेष उपचार की गोलियां दी, ताकि गौरव के उपचार में कोई कमी ना रहे और वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। और फिर दक्ष गौरव के ठीक होने तक उसके बिस्तर के पास ही बैठा रहा। इसके बाद जब दक्ष गौरव के बिस्तर के पास बैठा हुआ था, तब सरोजा ने कहा, दक्ष, क्या तुम अकेना पर्वत शिखर पर गए थे? सरोजा की ये बात सुनकर दक्ष ने हाँ में अपना सिर हिलाया, लेकिन इसके अलावा उसने और कुछ भी नहीं बताया। दक्ष सरोजा और गौरव से कभी झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन जब उसे संरक्षकों की बात याद आई, तब उसने अपना मुंह बंद रखा और सिर्फ अपना सिर हिलाया। सरोजा ने जब पहली बार दक्ष को वापस आते हुए देखा था, तब उसने उसी समय ये अंदाजा लगा लिया था कि दक्ष जरूर सफल हो गया था। सरोजा को इस बात की जानकारी थी कि दक्ष अकेना पर्वत शिखर पर जा रहा है, और अब जबकि वो वहां से विशेष उपचार की गोलियां लेकर वापस आ गया था, तब उसके लिए ये अनुमान लगाना कोई मुश्किल बात नहीं थी कि दक्ष ने वहां की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है। इस समय उन गोलियों को निगलने के बाद गौरव को अपने शरीर में एक ऊर्जा प्रवाह का एहसास हुआ, जो अज्ञात स्रोतों से उसके पूरे शरीर में फैल रही थी। ये सब महसूस करते हुए गौरव ने अपनी आंखें खोली और आश्चर्य के साथ वो दक्ष की ओर देखने लगा। इस समय उसके चेहरे को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो दक्ष जैसा अद्भुत मित्र पाकर कितना खुश था। हालांकि वो इस समय कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। इस समय गौरव ये साफ महसूस कर पा रहा था कि दक्ष के द्वारा दी गई उपचार गोलियों की ऊर्जा एक गर्माहट के साथ उसके पूरे शरीर में लगातार प्रवाहित हो रही थी। इसके बाद गौरव ने जब अपनी कुछ ताकत वापस पा ली, तब उसने दक्ष से कहा, धन्यवाद दक्ष। इस पर दक्ष ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और गौरव के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार करने लगा। कुछ समय तक दक्ष के साथ रहने के बाद अब गौरव को इसमें कोई संदेह नहीं था कि दक्ष उसका एक सच्चा मित्र था। गौरव ने सोचा कि वो ऐसे सच्चे मित्र को हमेशा अपने दिल में याद रखेगा। यदि किसी ने दक्ष को मारने का प्रयास भी किया, तो उसे पहले गौरव से होकर गुजरना होगा। दक्ष गौरव का सच्चा मित्र था। उसने करणप्रीत को मार डाला और अकेले ही पूरा परिणाम भुगतने को तैयार हो गया। भले ही उसने अकेले ही क्रूर जंगली जानवरों को मार डाला था, लेकिन इसके बाद भी उसने उनके साथ अपनी सभी कीमती वस्तुओं को साझा किया। वो अंगद और अमनप्रीत को भी अकेले मारने में सक्षम था और फिर अंत में वो गौरव को बचाने के लिए अकेना पर्वत शिखर पर जाकर वहां की कठिन परीक्षा पास करने में भी सक्षम था। इस दुनिया में दक्ष जैसे किसी भी व्यक्ति को ढूंढना लगभग नामुमकिन होगा, जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इतना कुछ करेगा जिसे वो इतने कम समय से जानता हो। दक्ष वास्तव में अपने सभी मित्रों के प्रति ईमानदार और वफादार था। वो अपने सभी मित्रों को बहुत महत्व देता था। इधर कुछ समय बाद गौरव को महसूस हुआ कि उसका शरीर लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका है और अभी भी ठीक हो रहा है। अब गौरव को अपने शरीर में किसी भी प्रकार के दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। उसकी त्वचा में सिर्फ पीन चुभने जैसा एहसास हो रहा था। वो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया था कि उसका शरीर इतनी तेजी से स्वस्थ हो रहा था। सरोजा ने देखा कि गौरव का शरीर कितनी तेजी से स्वस्थ हो रहा है। उसके चेहरे और शरीर की चोटें भी पूरी तरह से गायब हो गई थी।
सरोजा ये सोचकर ही आश्चर्यचकित थी कि ये विशेष उपचार की गोलियां कितनी मजबूत और प्रभावी थी, जिससे गौरव का शरीर तुरंत ही ठीक हो गया। इधर जब दक्ष ने गौरव को पूरी तरह से स्वस्थ होते हुए देखा, तब उसने राहत की सांस ली और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि संप्रदाय के संरक्षकों ने कहा था, ये विशेष उपचार की गोलियां वास्तव में बहुत अद्भुत है। इसके बाद दक्ष ने गौरव को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, गौरव, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो। तुम कुछ देर आराम करो। मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके लिए मुझे जाना होगा, किंतु मैं जल्द ही वापस आऊंगा। ये कहने के बाद दक्ष अपनी जगह से उठा और जाने के लिए मुड़ गया। जाने से पहले दक्ष ने जार से 3 और विशेष गोलियां निकली और उसे सरोजा को देते हुए कहा, सरोजा, इन्हें अपने पास रखो। तुम्हें भविष्य में इनकी जरूरत पड़ सकती है। इस पर सरोजा ने भी सहज रूप से दक्ष के हाथों से उन 3 विशेष गोलियों को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने हाथ में लेते हुए उसने कहा, धन्यवाद दक्ष, मैं इन्हें संभाल कर रखूंगी और इनका उचित उपयोग करूंगी। सरोजा की ये बात सुनकर दक्ष ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और फिर वो वहां से बाहर चला गया। बाहर आने के बाद दक्ष अशीर के पास आ गया और फिर उसने कहा, चलो। इस पर अशीर ने दक्ष की ओर देखा तक नहीं और फिर उसने आगे की ओर चलना शुरू कर दिया। दक्ष ने भी उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। इस समय वो स्टार्मी गार्ज की ओर बढ़ रहे थे। सटीक रूप से कहें तो वो इस समय लाइफ एंड डेथ एरिना की ओर बढ़ रहे थे। जब दक्ष लाइफ एंड डेथ एरिना के थोड़ा पास पहुंचा, तब वो वहां इतने सारे शिष्यों को इकट्ठा हुए देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इतने सारे लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए थे और इसके अलावा वहाँ किसी लड़ाई की भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इस समय दक्ष यही सोच रहा था कि संप्रदाय के किस एल्डर ने और किस कारण से उसे यहाँ पर बुलाया है। कुछ ही समय बाद अशीर दक्ष को लेकर लाइफ एंड डेथ एरिना के बीच कुलपति गजोधर और अन्य के सामने ले आया। इसके बाद अशीर ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, कुलपति, महान एल्डर जयंत, एल्डर शावंत, मैं आपके आदेश पर दक्ष को यहाँ लेकर आ गया हूँ। जब दक्ष ने अशीर से उसके सामने खड़े एल्डर्स का परिचय सुना, तो उसका जबड़ा गिर गया और वो आश्चर्यचकित रह गया। दक्ष ने हैरानी भरे स्वर में एक अधेड़ उम्र के आदमी जिसने सफ़ेद चौड़ी आस्तीन वाला कपड़ा पहना था, उसे देखते हुए कहा, ये हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय के कुलपति गजोधर है और इनके साथ महान एल्डर जयंत भी है। दक्ष ने कुलपति गजोधर के बगल में खड़े एक आदमी को देखते हुए कहा, CH52, तुम हमारे संप्रदाय के दुष्ट शिष्य हो। पिछले अध्याय में दक्ष को देखकर गौरव ने कहा कि उसे यकीन था कि दक्ष जरूर सफल होगा। इस पर दक्ष ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और फिर दक्ष ने गौरव को गोलियां दे दी। गोलियां निगलने के कुछ ही समय बाद गौरव धीरे धीरे ठीक हो गया। उसकी सभी चोटें गायब हो गई, जिसे देखकर सरोजा भी आश्चर्यचकित रह गई। इसके बाद दक्ष ने जाते हुए सरोजा को भी 3 गोलियां दी और फिर बाहर आकर वो अशीर के साथ लाइफ एंड डेथ एरिना की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचकर जब दक्ष ने देखा कि उसके सामने 4 पर्वतीय संप्रदाय के कुलपति और महान एल्डर है, तो वो स्तब्ध रह गया। दक्ष को इतने महत्वपूर्ण लोगों से मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतने महत्वपूर्ण लोग उसे सीधे बुलाने के लिए किसी को भेजेंगे, जिससे दक्ष को बहुत आश्चर्य हुआ। इसके बाद दक्ष ने अपने आस पास चारों ओर देखा। इसके बाद उसकी नज़र संजीव और उसके बगल में खड़ी अनिमा के ऊपर पड़ी। अनिमा इस समय दक्ष की ओर जानलेवा नज़रों से घूर रही थी। इधर जब दक्ष ने अनिमा को वहां देखा, तब उसकी भौहें सिकुड़ गई और उसने अपने मन में कहा, ये यहाँ क्या कर रही है। जब दक्ष यही सोचते हुए अनिमा की ओर देख रहा था, तभी एल्डर शावंत ने दक्ष की ओर अपनी भयानक और काली आंखों से देखा और फिर उन्होंने कहा, दक्ष, क्या तुम अपने द्वारा किए गए अपराधों को जानते हो। एल्डर शावंत की ये बात सुनकर दक्ष को ऐसा लगा मानो उसकी रीढ़ में कंपी दौड़ गई हो। एल्डर शावंत संप्रदाय के एक सम्मानित एल्डर थे, इसलिए शौर्य को भी उनका सम्मान करना पड़ता था। इसके बाद एल्डर शावंत की बात सुनने के बाद दक्ष ने एल्डर शावंत की ओर देखते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आया एल्डर, आप क्या कहना चाह रहे हैं। इस समय एल्डर शावंत की बात सुनकर दक्ष को लगा कि यहाँ कुछ बुरा होने वाला है। इधर दक्ष की बात सुनकर एल्डर शावंत ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, तुम्हें समझ नहीं आया। दक्ष, तुम हमारे संप्रदाय के एक शिष्य हो और तुम अपने से बड़ों का सम्मान करना नहीं जानते। तुम अपने भाइयों को चोट पहुंचाते हो।
तुम हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय के लिए एक कलंक हो। तुम हमारे संप्रदाय के एक दुष्ट शिष्य हो। ये कहते हुए एल्डर शावंत ने दक्ष के ऊपर आरोपों की बौछार कर दी। इसके अतिरिक्त एल्डर शावंत ने अपना चेहरा बचाने और संजीव को खुश करने के लिए उन्होंने दक्ष को अपमानित करना भी शुरू कर दिया। चूंकि दक्ष संप्रदाय का एक सामान्य शिष्य था, इसलिए एल्डर शावंत ने अन्य किसी भी चीज की परवाह न करते हुए उसे अपमानित किया। एल्डर शावंत ने दक्ष के ऊपर अनेक आरोप लगाए और उसे दोषी ठहराया। उनका इरादा दक्ष को अपमानित करके उसे इस 4 पर्वतीय संप्रदाय से निष्कासित करना था। एल्डर शावंत ने जितना संभव हो उतना दक्ष के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया, ताकि दक्ष एल्डर शावंत की बातों का खंडन न कर सके। इस समय एल्डर शावंत की बात सुनकर दक्ष की आंखें उलझन से भर गई। दक्ष ने कहा, कलंक, कचरा, 4 पर्वतीय संप्रदाय को बदनाम करने वाला। इस समय दक्ष को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि एल्डर शावंत उससे ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसके बाद जब दक्ष ने अपनी नजरें अनिमा की ओर घुमाई, जो कि इस समय दक्ष की ओर देखते हुए एक ठंडी मुस्कान दिखा रही थी, तब वो सब समझ गया कि यहाँ क्या हो रहा था। अनिमा यहाँ अपने पिता के अपमान का बदला लेने आई थी, लेकिन इस समय दक्ष को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि एल्डर शावंत उनका साथ क्यों दे रहे थे। भले ही दक्ष एक साधारण शिष्य था, परंतु वो कम से कम संप्रदाय का एक सदस्य तो था, इसलिए उन्हें अनिमा के बजाय उनका साथ देना चाहिए था। ये सोचते हुए दक्ष दोबारा अपनी भ्रमित नजरों से एल्डर शावंत की ओर देखने लगे। वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर एल्डर शावंत ऐसा क्यों कर रहे थे। इधर अगले ही पल एल्डर शावंत ने कहा, अब तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? आप सभी लोग ये देख सकते हैं कि दक्ष अपने अपराधों को गलत ठहराने के लिए भी कुछ नहीं बोल रहा है, जिसका अर्थ है कि वो सच में इसके लिए दोषी है। इधर जब दक्ष ने एल्डर शावंत की ये बात सुनी, तब उसने तुरंत उन्हें जवाब देते हुए कहा, वरिष्ठ, आपने बिना किसी सबूत के मेरे ऊपर अनेक आरोप लगा दिए। मैं इस संप्रदाय का सिर्फ एक साधारण शिष्य हूँ, जिसकी बातों को पूरे संप्रदाय में कोई भी सर्वशक्तिमान और सम्मानित एल्डर ज्यादा मायने नहीं देता। भले ही मैं अपनी बेगुनाही साबित करने में सक्षम रहूं, लेकिन यहाँ जब मेरी बातों को सुने बिना ही यहाँ के शक्तिशाली और प्रभावशाली योद्धाओं ने जब पहले ही मुझे दोषी मान लिया है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? इधर दक्ष की ऐसी बातें सुनकर एल्डर शावंत का चेहरा अचानक शांत पड़ गया और फिर अगले ही पल एल्डर शावंत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने दक्ष को डांटते हुए कहा, बदतमीज। एल्डर शावंत को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि दक्ष उनकी बातों का पलटकर ऐसे तीखे शब्दों में जवाब देगा। इससे उन्हें बहुत गुस्सा आया। इस समय दक्ष को सभी शिष्यों के सामने ये कहते हुए देखकर एल्डर शावंत को लगा कि दक्ष उन शिष्यों को ये बताने का प्रयास कर रहा है कि कैसे संप्रदाय में सामान्य शिष्यों के साथ कितना नीचा व्यवहार किया जाता है। संप्रदाय के एल्डर्स बिना किसी सबूत के किसी भी सामान्य शिष्य को आरोपी सिद्ध कर सकते हैं, जिससे एल्डर शावंत का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने गुस्से भरी नजरों से दक्ष की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? मैं संप्रदाय के एल्डर्स में से एक हूँ। इस संप्रदाय में मेरा कार्य शिष्यों से उनके अपराध के बारे में सवाल करना है। क्या तुम्हें इसका अंदाजा भी है कि संप्रदाय के अंदर एक एल्डर को पलटकर जवाब देना अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है? एल्डर शावंत की ये बात सुनकर दक्ष ने भी अब संकोच करना छोड़ दिया और उसने खुलकर अपनी बात कहते हुए कहा, अगर मैं कुछ नहीं कहता हूं और आपकी बातों का जवाब नहीं देता हूं, तो इससे आप समझेंगे कि मैं आपके द्वारा मेरे ऊपर लगाए गए अपराधों को स्वीकार कर रहा हूं, और जब मैं कुछ बोलता हूं तो आप कह रहे हैं कि मैं संप्रदाय के एक एल्डर का अपमान कर रहा हूं, जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। आज मैं दक्ष सबके सामने आप जैसे पक्षपाती एल्डर से पूछता हूं कि आप वास्तव में किसके लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी सच्चा एल्डर अपने संप्रदाय के विरुद्ध नहीं जाएगा। ये कहते हुए दक्ष ने अब एल्डर शावंत का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया और उनके चेहरे पर उन्हें अपराधी ठहरा दिया, जिसने एक सामान्य शिष्य पर जबरदस्ती आरोप लगाया था। जब दक्ष यहाँ पर लाइफ एंड डेथ एरिना में आया और एल्डर शावंत ने उसके ऊपर गलत आरोप लगाना शुरू किया, तब एल्डर शावंत ये स्वयं भी जानते थे कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं बदला और उन्होंने अपनी गलती को नहीं सुधारा। उन्होंने सबके सामने कहा कि दक्ष ने संप्रदाय को शर्मिंदा किया है। उन्होंने दक्ष के साथ एक जानवर की तरह व्यवहार किया। दक्ष को ये बात समझ में आ गई थी कि वो चाहे कुछ भी करे,
एल्डर शावंत उसे दोषी अवश्य ठहराएंगे। अगर दक्ष ने उनसे कुछ कहा तब भी वो अपराधी होगा, और अगर कुछ नहीं भी कहा तब भी वो अपराधी होगा। इसलिए दक्ष ने ये निर्णय लिया कि उसे अब चुप नहीं रहना चाहिए और एल्डर शावंत का विरोध करना चाहिए। दक्ष एल्डर शावंत से बिल्कुल भी भयभीत नहीं था। उसने सभी शिष्यों के सामने, यहाँ तक कि सभी 4 पर्वतीय संप्रदाय के महान हस्तियों के सामने, एल्डर शावंत की आंखों में आंखें डालकर उससे सवाल किया और एल्डर शावंत को बिल्कुल भी अपनी दृष्टि में नहीं रखा। दक्ष का ऐसा साहस देखकर लाइफ एंड डेथ एरिना में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। CH53, तुम जाकर उसका एक हाथ काट दो। पिछले अध्याय में दक्ष को कुलपति गजोधर और महान एल्डर जयंत जैसे लोगों से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। इससे वो आश्चर्यचकित रह गया। इसके बाद एल्डर शावंत ने कहा कि क्या दक्ष अपने अपराधों को जानता है। इसके बाद एल्डर शावंत ने दक्ष पर आरोप लगाना शुरू कर दिया, जिन्हें सुनकर दक्ष हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एल्डर शावंत उससे ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसके बाद जब दक्ष ने अनिमा को देखा तब वो समझ गया कि ये सब अनिमा के कारण है। इसके बाद दक्ष ने एल्डर शावंत से कहा कि एल्डर शावंत किसके लिए कार्य कर रहे हैं, जिसके बाद एल्डर शावंत गुस्से से लाल हो गए। दक्ष ने एल्डर शावंत से कहा कि अगर वो कुछ नहीं कहता है तब भी वो उनके लिए दोषी है, और अगर वो कुछ कहता है तब भी वो उनके लिए दोषी है। कुछ समय बाद शिष्यों की भीड़ में से किसी ने कहा, वो लड़का सचमुच बहुत साहसी है। उसने वास्तव में संप्रदाय के किसी एल्डर से बहस करने की हिम्मत की। इस पर एक अन्य शिष्य ने कहा, साहस? वो एक पागल आदमी है जो ये नहीं जानता कि क्या करना है और क्या नहीं। लगता है कि वो अपनी जिंदगी से तंग आ गया है और मरना चाहता है। इस समय लाइफ एंड डेथ एरिना के आसपास इकट्ठे हुए शिष्यों में लगातार दक्ष के विषय में चर्चाएं चल रही थी। इस समय बहुत से शिष्य दक्ष को दया भरी नजरों से देख रहे थे। उनमें से किसी ने भी ये कल्पना भी नहीं की थी कि दक्ष यहाँ पर सभी के सामने संप्रदाय के एक सम्मानित एल्डर से भिड़ जाएगा। पूरे 9 देशों के महाद्वीप में ये समय 4 पर्वतीय संप्रदाय के लिए सबसे समृद्ध समय था। इस समय 4 पर्वतीय संप्रदाय इतना मजबूत था कि इसके पास अकेले एक राष्ट्र के बराबर शक्ति थी। इस समय 4 पर्वतीय संप्रदाय बिना किसी कठिनाई के कहीं भी शांति और विनाश लाने में सक्षम था। इस समय 4 पर्वतीय संप्रदाय के भीतर अधिकार और सत्ता के लिए भयंकर प्रतिस्पर्धा थी। विशिष्ट पदों पर स्थान पाना अत्यंत कठिन था। संप्रदाय में सबसे पहले साधारण शिष्य और फिर विशिष्ट शिष्य थे। इसके बाद साधारण एल्डर्स और फिर विशिष्ट एल्डर्स थे। 4 पर्वतीय संप्रदाय में साधारण या सामान्य पद कहीं भी सबसे निचला पद होता था, चाहे वो शिष्यों के मध्य हो या संप्रदाय के एल्डर्स के मध्य। 4 पर्वतीय संप्रदाय के भीतर सभी को अपनी अपनी भूमिका निभानी ही पड़ती थी। कोई भी अपने से ऊंची स्थिति वाले आदमी के विरुद्ध नहीं जा सकता था। अभी दक्ष सिर्फ एक साधारण शिष्य था। उसके और एल्डर शावंत के मध्य संप्रदाय के भीतर स्थिति और पद में बहुत बड़ा अंतर था। यदि एल्डर शावंत चाहते कि दक्ष मारा जाए तो वो मारा जाता, और अगर एल्डर शावंत चाहते कि दक्ष जीवित रहे तो दक्ष जीवित रहता। यही दक्ष और एल्डर शावंत के मध्य शक्ति और पद में अंतर था। इस समय एल्डर शावंत बहुत हैरान और शर्मिंदा थे, क्योंकि दक्ष ने सभी के सामने सीधे उनके खिलाफ बात की थी और उसे डांटा भी था। इस समय एल्डर शावंत की आंखें गुस्से से जल रही थी और उनके गाल गुस्से से हिल रहे थे। उन्होंने तेज आवाज में कहा, अशीर, जब कोई शिष्य किसी एल्डर को अपमानित करे तो इसे क्या कहा जाता है? ये कहते हुए एल्डर शावंत अपनी भयानक आंखों से दक्ष को ही घूर रहे थे। इधर एल्डर शावंत की आवाज सुनकर अशीर ने तुरंत कहा, एल्डर, संप्रदाय के एक सम्मानित एल्डर को अपमानित करना एक बहुत बड़ा अपराध है। इसके लिए उस शिष्य को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उसे संप्रदाय से निष्कासित कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक एल्डर का अपमान करने के लिए सजा के रूप में उस शिष्य की साधना को नष्ट कर देना चाहिए। ये कहते हुए अशीर दक्ष को एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देख रहा था। अशीर ये अच्छे से समझ रहा था कि एल्डर शावंत के कहने का क्या तात्पर्य था। इसके अतिरिक्त अशीर दक्ष से घृणा करता था, तो वो दक्ष को अपमानित करने का इतना सुनहरा अवसर कैसे छोड़ सकता था। इधर अपनी बात खत्म करने के बाद अशीर ने आगे कहा, वरिष्ठ, मेरा विचार है कि दक्ष उन सभी अपराधों के लिए दोषी है जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है। इसलिए सजा के रूप में उसे स्वयं अपनी साधना को नष्ट कर देना चाहिए और इस 4 पर्वतीय संप्रदाय से निकल जाना चाहिए।
ये कहते हुए अशीर के चेहरे पर एक अहंकारी मुस्कान थी। इधर अशीर के ये कहने के तुरंत बाद एल्डर शावंत ने अचानक उदार स्वर में कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने इतने कम कौशलों को सीखने में बहुत मेहनत की है। हमें इस दयनीय व्यक्ति पर दया करनी चाहिए। तुम बस जाकर उसका एक हाथ काट दो और फिर उसे इस संप्रदाय से निष्कासित कर दो। इस समय एल्डर शावंत के चेहरे का गुस्सा अचानक ही एकदम गायब हो गया था और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक उदार व्यक्ति हो। एल्डर शावंत के ऐसे बदलते रूप को देखकर और उनकी बातें सुनकर दक्ष ने एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा, कितने क्रूर और बेशर्म इंसान हैं। इस समय दक्ष ने अपने मन में सोचा, एल्डर शावंत आप बहुत अनुचित है। अगर मैं जीवित रहा तो एक दिन मैं आपको अवश्य मार डालूंगा। इस समय दक्ष को एल्डर शावंत के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। दक्ष पर कई अपराधों का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद दक्ष चाहे कुछ भी करता, उसे संप्रदाय से निष्कासित अवश्य किया जाता। संप्रदाय से निष्कासित होने के बाद एल्डर शावंत दक्ष को तुरंत ही अनिमा के हवाले कर देते। दक्ष को इस बात का डर था कि एक बार अनिमा और संजीव के हाथों में पड़ जाने के बाद इस समय उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि वो दोनों दक्ष को मारने के लिए ही यहाँ आए थे। ये सब सोचते हुए दक्ष ने कहा, साधना के मार्ग में वो लोग मारे जाएंगे जिनके पास पर्याप्त शक्ति और प्राकृतिक प्रतिभा नहीं है। अब संप्रदाय भी भरोसे के लायक नहीं है। संप्रदाय पर भी अब भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कहते हुए दक्ष ने अपना सिर हिलाया। इसके बाद दक्ष ने कहा, यहाँ सिर्फ एक ही चीज है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ और वो है मेरी स्वयं की ताकत। इसके अतिरिक्त अब मैं किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकता। इस क्षण दक्ष को इस दुनिया की वास्तविक अवधारणा का एहसास हुआ कि ये दुनिया कितनी क्रूर है। यहाँ संप्रदाय के एक एल्डर बिना किसी सबूत के और बिना किसी कारण के उसका हाथ काटना चाहते हैं, वो भी सिर्फ झूठे आरोपों के बिना पर। इसे एक कमजोर योद्धा के साथ अन्याय कहा जा सकता है। इधर दक्ष ने इस समय संप्रदाय के संरक्षक कुलपति गजोधर के ऊपर अपनी नजरें डाली और उसने देखा कि इस समय कुलपति गजोधर ने इन सभी चीजों से खुद को अलग कर दिया था। जाहिर है कि वो इन सभी का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा था। ये देखकर दक्ष ने निराशा में अपना सिर हिलाया और फिर उसने खुद से कहा, हर चीज के लिए ताकत और प्राकृतिक प्रतिभा की आवश्यकता है। बिना ताकत और प्राकृतिक प्रतिभा के कोई भी किसी का साथ नहीं देता। फिलहाल इस समय मैं इनकी नज़रों में बहुत कमज़ोर हूँ, इसलिए सबसे पहले मुझे अपनी वास्तविक प्रतिभा को इन सभी के सामने उजागर करना होगा। और यदि उसके बाद भी कुछ नहीं होता है तो मुझे ये बताना होगा कि मैंने ही अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा पास की है और ये मेरा अंतिम मार्ग होगा। जब दक्ष ने उन पत्थर के स्तंभों को सक्रिय किया, तब संप्रदाय के 2 संरक्षक स्वयं दक्ष के सामने प्रस्तुत हुए और उनमें से एक संरक्षक स्वयं दक्ष के साथ वापस आए। दक्ष को अब संदेह था कि उसने अकेना पर्वत शिखर पर जो परीक्षा उत्तीर्ण की थी, क्या वो सच में एक आसान परीक्षा थी? क्योंकि अगर ऐसा होता तो संप्रदाय के 2 सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत योद्धा उसके साथ इतनी नम्रता से व्यवहार क्यों करते? इसलिए दक्ष को लगा कि अगर वो कुलपति गजोधर को ये बता देता है कि उसने ही अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो संभवतः वो इन सब से बच सकता है। इधर जब दक्ष यही सब सोच ही रहा था, तब तक अशीर दक्ष के सामने आ चुका था। उसके चेहरे पर इस समय क्रूरता साफ दिखाई दे रही थी और वो दक्ष को बुरी नजरों से घूर रहा था। भीड़ में खड़े शिष्य भी दक्ष और अशीर को घूरते हुए देख रहे थे। यहाँ तक कि संप्रदाय के कुछ महान एल्डर्स भी शौर्य को अशीर के हाथों कष्ट होते हुए देखने के लिए उत्सुकता से अपनी नजरें दक्ष पर गड़ाए हुए थे। इस समय अशीर उत्साहित और घबराया हुआ दोनों था, क्योंकि ये वो क्षण था जिसके लिए उसने हमेशा प्रतीक्षा की थी। यही वो क्षण था जब अशीर अपने कौशल और अपनी ताकत को 4 पर्वतीय संप्रदाय के महना एल्डर्स और कुलपति के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था। CH54 डांसिंग विंड एजिलिट। पिछले अध्याय में दक्ष को एल्डर शावंत से बहस करता देखकर एक शिष्य ने कहा कि वो लड़का कितना साहसी है। इसके बाद एल्डर शावंत ने अशीर से कहा कि एक एल्डर से बहस करने का क्या मतलब है। इस पर अशीर ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा अपराध है। इसके बाद असीर ने कहा कि इसके लिए दक्ष की साधना नष्ट कर देनी चाहिए और उसे संप्रदाय से निष्कासित कर देना चाहिए, जिस पर एल्डर शावंत ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, वो जाकर बस दक्ष का एक हाथ काट दे। जिसे सुनकर सभी लोग दक्ष को दया भरी नजर से देखने लगे।
दक्ष ने कहा कि इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। यहाँ सिर्फ स्वयं की ताकत पर भरोसा किया जा सकता है। इधर अशीर भी एल्डर शावंत की बात सुनकर खुश था, क्योंकि ये उसके लिए संप्रदाय के एल्डर के सामने स्वयं के कौशलों को दिखाने का एक सुनहरा अवसर था। इसके बाद अशीर दक्ष के सामने आ गया और फिर इसके बाद अशीर ने एक अहंकारी स्वर में कहा, सुन कचरे के टुकड़े, तो अपना हाथ स्वयं ही काट लें। तेरे और मेरे बीच ताकत में बहुत बड़ा अंतर है। मुझे नहीं लगता कि तू मुझसे लड़ भी पाएगा। अशीर की ये बात सुनकर दक्ष ने उसकी घमंड से भरी आंखों को देखा और फिर हताशा में अपना सिर हिलाया। अशीर का व्यक्तित्व मजबूत नहीं था। वो शीर्ष सामान्य शिष्यों में सबसे कमजोर योद्धा था। फिर भी वो दक्ष की ताकत की तुलना स्वयं से कर रहा था। ये वास्तव में निराशा की बात थी। अशीर वास्तव में एक दयनीय व्यक्ति था। इसके बाद दक्ष ने अपनी पीठ से अपनी तलवार निकाल ली और फिर उसे अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, मैं ये देखना चाहूंगा कि तुम मेरा हाथ कैसे काटते हो। यह कहते हुए दक्ष अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा और वहां से 1 इंच भी नहीं हिला। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कभी ना हिलने वाला एक मजबूत चट्टान हो। इधर दक्ष की बातें सुनकर अशीर हंसने लगा, हा 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 हे हा 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 हे। इसके बाद उसने आगे कहा, अगर ऐसा है तो फिर मैं आज यहाँ 4 पर्वतीय संप्रदाय के एल्डर्स को ये दिखा दूंगा कि तुम वास्तव में कितने बेकार हो। अशीर ये अच्छे से जानता था कि दक्ष अपना हाथ स्वयं नहीं काटेगा। वो तो बस पहले दक्ष का अपमान कर रहा था और संप्रदाय के एल्डर्स के सामने स्वयं को दयालु दिखा रहा था, ताकि वो संप्रदाय के एल्डर्स को प्रभावित कर सके। इसके बाद अगले ही पल अशीर ने कहा, अब मैं तुम्हें अपनी चपलता तकनीक दिखाता हूं, जिसमें मैंने महारत हासिल की है। इसके बाद अगले ही पल अशीर ने कहा, डांसिंग विंड एजिलिट। अशीर के ये कहते ही वो अपनी जगह से गायब हो गया। डांसिंग विंड एजिलिट तकनीक वायु के साथ लय में चलने की तकनीक थी, जिसमें अशीर ने महारत हासिल कर ली थी। अशीर की चाल इतनी तेज थी कि जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो हवा में नाच रहा हो। अशीर की चपलता तकनीक देखकर एक शिष्य ने कहा, भाई अशीर शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ सामान्य शिष्यों में से एक है। उनकी डांसिंग विंड एजिलिट तकनीक सामान्य शिष्यों के लिए उत्कृष्ट है। ऐसे में दक्ष जैसा कचरे का टुकड़ा भाई अशीर का मुकाबला कैसे कर सकता है। इस पर दूसरे शिष्य ने कहा, परंतु देखो वो दक्ष अभी भी शांत होने का दिखावा करते हुए वहां पर खड़ा हुआ है। लगता है कि वो अपनी मृत्यु की तलाश में है। ये लड़ाई पहले ही खत्म हो चुका है। इस समय लाइफ एंड डेथ एरिना के आसपास इकट्ठा हुई भीड़ सिर्फ अशीर के ऊपर ही अपनी नजरें टिकाए हुए थी, जो कि हवा की तरह तेज था। जब अशीर अपनी डांसिंग विंड एजिलिट का उपयोग करता था, तब उसकी गति इतनी तेज हो जाती थी कि इससे उसके ऊपर के रैंकिंग वाले योद्धा भी अशीर की गति की बराबरी नहीं कर सकते थे। इधर जब एल्डर शावंत ने अशीर की चपलता तकनीक देखी, तब उनके चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी एक मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, लगता है कि अशीर की ताकत पहले की तुलना में बहुत बढ़ गई है। अगर अशीर की ताकत ऐसी ही बढ़ती रही, तो वो अगले वर्ष तक संप्रदाय के शीर्ष 5 सर्वश्रेष्ठ सामान्य शिष्यों में से एक बन सकता है। ये कहते हुए एल्डर शावंत के चेहरे पर एक बड़ी सी संतुष्टि भरी मुस्कान थी, क्योंकि इससे अशीर के शिक्षक के रूप में संप्रदाय में उनकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती। अशीर दक्ष को हरा सकता है या नहीं, इसके बारे में एल्डर शावंत ने सोचने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि दक्ष साधारण ऊर्जा के सिर्फ 8वें स्तर का योद्धा था। वो अशीर के अधिकतम 3 चालों को ही सहन कर सकता था और यहां तक कि संभवतः दक्ष अशीर की हरकतों को भी नहीं देख पाएगा। उन्हें पूरा विश्वास था कि अशीर दक्ष को चुटकियों में हराकर उसका हाथ काट सकता था। यह दुख की बात थी कि वहां उपस्थित सभी लोगों में सिर्फ दक्ष को ही विश्वास था कि वो अशीर से अवश्य जीतेगा। उसके अतिरिक्त अन्य सभी लोग ये पहले ही मान चुके थे कि ये लड़ाई अशीर ही जीतेगा। इस समय दक्ष ने अपने एक हाथ में अपनी तलवार को पकड़ रखा था और एक दृढ़ चट्टान की तरह अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। इधर अशीर हवा की तरह दक्ष के इधर उधर हवा में नाच रहा था। ठीक इसी समय एक तेज सीटी की आवाज के साथ एक मजबूत हवा का झोंका दिखाई दिया, जिससे दक्ष के कपड़े झंडे की तरह हवा में लहराने लगे। उसके बाल सभी दिशा में लहराने लगे, लेकिन फिर भी दक्ष अपनी जगह पर स्थिर बना रहा। अगले ही पल अशीर अपनी जगह से दोबारा गायब हो गया। इधर अशीर को दोबारा गायब होते देखकर एक शिष्य ने कहा, ये अंत है। भाई अशीर की चपलता तकनीक सभी साधारण शिष्यों, यहां तक कि विशिष्ट शिष्यों के लिए भी असाधारण है। अभी तक लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी।
लेकिन फिर भी सभी लोगों ने पहले ही इस लड़ाई का निष्कर्ष निकालना शुरू कर दिया था। इधर दक्ष ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। इस स्थिति में भी दक्ष बहुत शांत महसूस कर रहा था। उसके कपड़े अभी भी अशीर के इधर से उधर हवा में नाचने के कारण उड़ रहे थे। उसकी सांस स्थिर थी और उसका हृदय बिल्कुल शांत था। अचानक दक्ष ने सांस लेना बंद कर दिया और अपनी सारी इंद्रियां अपने प्रतिद्वंद्वी के वर्तमान स्थान पर केंद्रित कर दिया। अगले ही पल दक्ष ने अपनी तलवार चलाना शुरू कर दिया। उसकी तलवार हवा में लहरा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि दक्ष की तलवार अशीर की चपलता तकनीक की नकल रही हो। इस समय दक्ष की तलवारबाजी बहुत सुंदर और फुर्तीली लग रही थी। साथ ही दक्ष का चेहरा इस समय भी शांत था। हाँ। अगले ही पल अचानक दक्ष के सिर के ऊपर एक आवाज सुनाई दी। इसके बाद पूरे वातावरण में एक दमनकारी मजबूत ऊर्जा भर गई, जिससे सभी लोग स्तब्ध रह गए। इसके बाद दक्ष ने शांति से कहा, बहुत कमजोर। इस समय दक्ष की तलवार अभी भी हवा में लहरा रही थी और उसके तलवार की सतह साफ और चमकीली दिख रही थी। इसके ठीक बाद सभी लोगों की आश्चर्यचकित नजरों के सामने पूरे वातावरण में खून बिखरता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद अगले ही पल वहां पर सभी को एक चीख सुनाई दी। इसके ठीक बाद अशीर का शरीर फर्श पर जा गिरा। इस समय उसकी एक भुजा कट चुकी थी, जिसमें से झरने की तरह खून निकल रहा था। अशीर को देखकर ये साफ पता चला रहा था कि उसे असहनीय दर्द हो रहा था। वो दर्द के कारण जोर जोर से चिल्लाते हुए कराह रहा था, मेरा हाथ, मेरा हाथ, आ। इस दृश्य को देखकर सभी दर्शकों की आंखें आश्चर्य से भर गई और वो सभी स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो सभी अपनी आंखों के सामने क्या देख रहे थे। पूरी भीड़ इस समय सदमे से हाँफ रही थी। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अभी जो देखा वो उनके लिए अकल्पनीय था। इस समय पूरे लाइफ एंड डेथ एरिना में सन्नाटा छा गया। कुछ पल के सन्नाटे के बाद भीड़ में से एक शिष्य ने हैरान होते हुए कहा, असंभव, ये कैसे संभव है? इस पर दूसरे शिष्य ने कहा, अशीर को दक्ष के ऊपर जवाबी हमला करने का भी अवसर नहीं मिला और वो बस ऐसे ही हार गया। दक्ष ने अशीर के चपलता तकनीक के उपयोग के दौरान ही उसकी एक बाह काट दी। आखिर ये कैसे हुआ? तब एक और शिष्य ने हैरानी भरे स्वर में कहा, और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये उसके लिए बहुत आसान था। उसका चेहरा देखो, वो अभी भी कितना शांत है, जैसे कि अभी यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। यह कहते हुए वो शिष्य बहुत ही ज्यादा हैरान लग रहा था। उसकी आंखें भी आश्चर्य से भरी हुई थी। CH-55 वायुबल का उपयोग? पिछले अध्याय में दक्ष के सामने आकर अशीर ने कहा कि दक्ष अपना हाथ स्वयं काट लें, क्योंकि वो उससे नहीं जीत सकता। जिस पर दक्ष ने अपनी तलवार निकाल ली और कहा कि वो अशीर की ताकत देखना चाहता है। जिसके बाद अशीर ने अहंकारी स्वर में कहा कि अब वो दक्ष को अपना कौशल दिखाएगा। जिसके बाद उसने अपनी डांसिंग विंड एजिलिट का उपयोग किया और अपनी जगह से गायब हो गया। जिसे देखकर एल्डर शावंत ने कहा कि अशीर की ताकत बढ़ गई है और वो अगले वर्ष शीर्ष 5 शिष्यों में शामिल हो सकता है। दूसरी तरफ दक्ष शांति से वहां पर खड़ा हुआ था। इसके बाद दक्ष ने अपनी तलवार निकाल ली और उसे तेजी से हवा में लहराने लगा। कुछ समय बाद दक्ष के सिर के ऊपर से किसी की चीख की आवाज आई, जिसके बाद अशीर जमीन पर गिर पड़ा। इस समय उसका एक हाथ कट चुका था, जिसमें से खून निकल रहा था। ये दृश्य देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। इस समय सभी सामान्य शिष्य आश्चर्यचकित थे, खासकर इसलिए क्योंकि उन सभी ने दक्ष के बारे में सुन रखा था और वो सभी ये अच्छे से जानते थे कि संप्रदाय में दक्ष को कचरे का बेकार टुकड़ा कहा जाता था। इसलिए वो यही सोचकर बेहद हैरान थे कि कैसे दक्ष ने सिर्फ एक ही हमले से अशीर का एक हाथ काट दिया। सभी सामान्य शिष्य ये बिल्कुल भी नहीं देख पाए कि दक्ष ने अशीर के ऊपर कैसे हमला किया था। लेकिन वही दूसरी ओर कुछ विशिष्ट शिष्य ये देखने में सक्षम थे कि दक्ष ने कैसे अशीर का एक हाथ काट दिया था। उन सभी ने ये साफ देखा था कि दक्ष की तलवार इतनी तेज थी कि वो हवा से ताकत उधार लेने में सक्षम रहा था। यहाँ तक कि उन विशिष्ट शिष्यों में से बहुत से शिष्यों को ये भी लगा कि ये हवा ही थी, जिसने दक्ष की तलवार अशीर के हाथ तक पहुंचने से पहले ही अशीर का हाथ काट दिया था। इधर दक्ष के ऐसे कौशल को देखकर कुलपति गजोधर आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने हैरानी भरे स्वर में कहा, एक तलवार कौशल जो हवा के साथ मेल खा सकती है और हवा से ताकत उधार ले सकती है। क्या जिंग इमारत में ऐसा भी कोई तलवार कौशल है? ये कहते हुए कुलपति गजोधर सोच में डूब गए। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी ऐसा कौशल नहीं देखा था।
जो वातावरण से शक्ति उधार ले सके। दक्ष की तलवारबाजी बहुत अद्भुत थी। दक्ष की तलवारबाजी को वास्तव में उत्तम के रूप में परिभाषित किया जा सकता था। दक्ष ने अपने हमले में किसी भी प्रकार की अनावश्यक शक्ति का उपयोग नहीं किया था। उसने बस वायु के प्रवाह का अनुसरण किया और उसकी ताकत का उपयोग अपने लिए करते हुए उससे अशीर का एक हाथ काट दिया। दक्ष ने जानबूझकर अशीर के हाथ पर अपना लक्ष्य साधा था। अगर वो अशीर की जान लेना चाहता, तब ये उसके लिए बहुत आसान होता। वो अशीर की प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसे मार सकता था। दक्ष ने अपनी तलवारबाजी को हवा के साथ मिलाने के लिए किसी भी प्रकार के कौशल का उपयोग नहीं किया था। ये तो बस उसकी अंतर्दृष्टि और ज्ञान था, जो दक्ष ने तब प्राप्त किया था जब वो अकेला पर्वत शिखर पर था। उस समय दक्ष को इस बात का एहसास हुआ था कि तलवार, हवा, पानी और यहाँ तक कि प्रकृति की सभी चीजों में एक प्रकार का बल होता है जिसका उपयोग कोई भी कर सकता है। जैसे तलवार में तलवार बल होता है और वायु में वायु बल होता है। इस समय दक्ष ने सिर्फ तलवार को तेजी से लहराते हुए उसे वायु के साथ मिलाया था, जिससे तलवार बल और वायु बल के मध्य एक संलयन बन गया और फिर दक्ष ने इस शक्ति का उपयोग करते हुए बड़ी ही आसानी से अशीर का हाथ काट दिया। इस समय कुलपति गजोधर ने अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ अपने मन में सोचा, क्या उसने अभी सचमुच वायु बल का उपयोग किया था? लेकिन फिर अगले ही पल कुलपति गजोधर ने अपने इस विचार को त्याग दिया। उनके अनुसार दक्ष अभी साधारण ऊर्जा के सिर्फ 8वें स्तर पर ही था, तो वो भला वायु बल के प्रयोग को कैसे समझ सकता था? ये दक्ष को लिए असंभव होना चाहिए था। इस दुनिया में कोई भी योद्धा जो साधारण ऊर्जा के स्तर पर है, वो किसी भी प्राकृतिक तत्व की ताकत का उपयोग नहीं कर सकता था। यहाँ सिर्फ वही योद्धा जो कि शुद्ध ऊर्जा के स्तर तक पहुंच चुके थे और जिनके पास अद्भुत प्राकृतिक क्षमताएं होती थी, सिर्फ वही योद्धा प्राकृतिक तत्वों की ताकत का उपयोग करने में सक्षम थे। अगर कोई साधारण ऊर्जा के स्तर का योद्धा इन शक्तियों का उपयोग करना चाहता था, तो वो सिर्फ अपनी मार्शल स्पिरिट की शक्ति के माध्यम से ही ऐसा कर सकता था। साधारण ऊर्जा का एक योद्धा सिर्फ अपनी मार्शल स्पिरिट की शक्ति का उपयोग करने में ही सक्षम था। लेकिन इस लड़ाई में दक्ष ने कभी भी अपनी मार्शल स्पिरिट को सक्रिय नहीं किया था, जिससे कुलपति गजोधर भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि दक्ष ने आखिर ये किया कैसे। इधर जब अनिमा ने दक्ष को सिर्फ एक ही वार से अशीर का हाथ काटते हुए देखा, तब उसने कहा, कचरे का वो टुकड़ा मजबूत हो गया है, लेकिन मेरी नज़रों में वो आज भी पहले जैसा ही है। वो अभी भी कचरे का टुकड़ा ही है और वो मेरे लिए कभी भी नहीं बदलेगा। ये कहते हुए अनिमा दक्ष को अपनी उदासीन आंखों से देखने लगी। अनिमा शुद्ध ऊर्जा के स्तर पर पहुंच चुकी थी और उसकी मार्शल स्पिरिट जागृति के करीब थी। साथ ही उसके पास आग और बर्फ की सार्वभौमिक मार्शल स्पिरिट थी, जिसकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण अनिमा को लग रहा था कि दक्ष जैसे कचरे के टुकड़े का उससे कोई भी मुकाबला नहीं हो सकता है। इधर इस समय एल्डर शावंत बहुत ही शर्मिंदा लग रहे थे। उन्होंने अशीर को दक्ष का एक हाथ काटने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने ये कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि दक्ष इतनी आसानी से अशीर का ही एक हाथ काट देगा। इससे एल्डर शावंत को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा गया हो। इस समय दक्ष ने किसी के भी चेहरे की ओर नहीं देखा। उसने सभी को नजरअंदाज कर दिया। वो इस समय पहले की ही तरह अपनी जगह पर शांत खड़ा हुआ था। उसने अपनी तलवार वापस अपनी पीठ पर अपने म्यान में रख ली थी। इस समय वो अपने सामने घुटनों के बल जमीन पर पड़े हुए और दर्द से कराहते हुए अशीर को देख रहा था। लेकिन इस समय दक्ष को अशीर के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। वो इस समय अपनी जगह पर ऐसे खड़ा हुआ था जैसे कि अभी वहां पर कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद दक्ष ने एक मजाकिया अंदाज में कहा, सामान्य शिष्यों के शीर्ष 10 शिष्यों की रैंकिंग में से एक। जब तुमने कहा कि तुम आसानी से मेरा एक हाथ काट दोगे, तब तुमने शायद ये नहीं सोचा होगा कि तुम्हारी जगह मैं तुम्हारा एक हाथ काट दूंगा, है ना? मुझे ये वास्तव में समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें अपने ऊपर इतना घमंड क्यों है, जबकि तुम इतने कमजोर हो। अगर मैं तुम्हारा शिक्षक होता। दक्ष की ये बात सुनकर अशीर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन इस समय वो दक्ष को कुछ भी कहने की हालत में नहीं था, इसलिए वो सिर्फ अपने दांत पीस कर रह गया। CH56, अगली बार मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगा। पिछले अध्याय में सभी सामान्य शिष्य दक्ष की ऐसी ताकत देखकर हैरान थे। उन्हें ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष ने अशीर का हाथ कैसे काटा।
लेकिन कुछ विशिष्ट शिष्यों ने देखा था कि दक्ष की तलवारबाजी इतनी तेज थी कि वो हवा के साथ मेल खा सकती थी, जिसके कारण दक्ष वायु से शक्ति उधार लेने में सफल रहा और फिर दक्ष ने अशीर का हाथ काट दिया। कुलपति गजोधर भी इससे हैरान थे। अनिमा ने कहा कि कचरे का टुकड़ा अभी भी कचरे का टुकड़ा ही रहेगा। इधर दक्ष ने जमीन पर पड़े अशीर को देखते हुए कहा कि अगर वो उसका शिक्षक होता तो उसे अशीर की हालत देखकर शर्म आती, जिसे सुनकर अशीर ने अपने दांत पीस लिए। इस समय अशीर ने अपने दाएं हाथ से अपने बाएं बाह को ढक रखा था। उसके बाएं बाह से अभी भी खून बह रहा था, जो कि सीधे फर्श पर गिर रहा था। इस समय अशीर बहुत डरा हुआ लगा रहा था। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसका हाथ कटा कैसे। ये दृश्य इतना हैरान कर देने वाला था कि किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने अभी क्या देखा था। फिर कुछ देर बाद अशीर ने दक्ष की ओर भयानक दृष्टि से देखते हुए कहा, अभी तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम मेरा हाथ काटने में सफल रहे। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं होत तो तुम कभी भी मेरा हाथ इस समय तक अशीर ने स्वयं को संभाल लिया था और स्थिर कर लिया था और अब वो दक्ष से भयभीत नहीं था। इस समय भी अशीर को ये विश्वास नहीं था कि दक्ष ने अपनी ताकत से उसे हराया था। उसे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि दक्ष की ताकत उससे ज्यादा थी। अशीर को लगा कि दक्ष ने लापरवाही से अपनी तलवार को हवा में लहराया था और किस्मत से उसकी तलवार अशीर के हाथ पर लग गई, जिससे उसका हाथ कट गया। अन्यथा दक्ष के लिए ये जानना कैसे संभव हो सकता था कि वो कहाँ था। अशीर ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ऐसा सोच रहा था। भीड़ में लगभग सभी सामान्य शिष्य यही सोच रहे थे कि दक्ष की किस्मत अच्छी थी, जिसकी वजह से वो अशीर का हाथ काटने में सफल रहा। अन्यथा वो इतनी तेज गति से भागते हुए अशीर को कैसे देख सकता था और सटीक रूप से उसकी बाईं बाह पर हमला करके उसका हाथ कैसे काट सकता था। जब दक्ष ने अशीर की ये बात सुनी तब वो एक पल के लिए हैरान रह गया और फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर उसने कहा, वास्तव में मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। ये कहने के बाद दक्ष ने अशीर की ओर देखते हुए अपने मन में कहा, अशीर, वास्तव में मेरी किस्मत अच्छी थी, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारा हाथ किस्मत से काटने में सफल रहा, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हें आज तुम्हारी औकात दिखाने का अवसर मिला। ये सोचते हुए दक्ष मुस्कुराते हुए अशीर की ओर देखने लगा। इसके बाद अशीर अपनी जगह पर खड़ा हो गया और फिर उसने दक्ष की ओर घूरकर देखते हुए कहा, अगली बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। अगली बार मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगा। ये कहने के बाद अशीर तुरंत मुड़ गया और फिर वो मुश्किल से स्वयं को सहारा देते हुए वहां सभी लोगों के सामने से चला गया। अशीर का एक हाथ कट गया था। ये चोट कोई ऐसी चोट नहीं थी जिसे वो स्वयं ठीक कर सकता था। इसके लिए उसे तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी। इस समय तक उसका बहुत सारा खून बह चुका था, जिसके कारण वो इतना कमजोर हो चुका था कि वो बमुश्किल ही चल पा रहा था। यदि उसने समय रहते चिकित्सा उपचार नहीं कराया तो उसके हाथ के साथ उसकी जान भी जा सकती थी। इधर अशीर की ये बात सुनकर और उसे ऐसे जाता हुआ देखकर दक्ष के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। इसके बाद दक्ष ने कहा, मुझे आशा है कि तुम अगली बार मुझे चुनौती देने जैसा मूर्ख कार्य नहीं करोगे, अन्यथा ये तुम्हारी आखिरी भूल होगी। ये कहने के बाद दक्ष ने अपना सिर हिलाया। अशीर अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि वो दक्ष से हार गया था और उसने दक्ष की जीत का श्रेय उसकी किस्मत को दे दिया था। ऐसे में अपने स्वभाव के कारण वो दक्ष से बदला लेने जरूर आता और फिर परिणाम स्वरूप वो अपनी जान गंवा बैठेगा। इसी समय एल्डर शावंत ने दक्ष को अपनी क्रोधित आंखों से देखा और फिर उन्होंने कहा, जब तुमसे संप्रदाय के नियमों का पालन नहीं हुआ तब तुमने संप्रदाय के एक प्रतिष्ठित शिष्य को घायल करने का साहस किया। संप्रदाय के नियम तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते और ये बात तुम्हारी आंखों में साफ दिख रही है। तुम संप्रदाय के नियमों को नीची दृष्टि से देखते हो, जिसका तुम अनादर कर सकते हो। इस समय एल्डर शावंत ने दक्ष के ऊपर दोबारा आरोप लगाना शुरू कर दिया। वो दक्ष को इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहते थे और अब तो दक्ष ने एल्डर शावंत के एक शिष्य को घायल करके उन्हें क्रोधित कर दिया था, जिससे वो उन सभी तरीकों का उपयोग कर रहे थे जिससे वो दक्ष को इस संप्रदाय से निष्कासित कर सकें। जब दक्ष ने एल्डर शावंत की ये बात सुनी तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, किसी को भी बेवजह दोषी ठहराना और उसे फांसी पर चढ़ा देना बहुत आसान काम है। अगर मैं आपकी बातों को सही तरह से समझ रहा हूं तो शायद आप ये कहना चाहते हैं
कि मैं अभी अशीर को अपना हाथ काटने देता और फिर इस संप्रदाय से अपमानित होकर बाहर निकाल दिया जाता। इसके बाद इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप चाहते कि मैं संप्रदाय का सम्मान करता। आखिर कौन सा शिष्य उस संप्रदाय का सम्मान करेगा जहां उसका अपमान हुआ और जहां से उसे अपमानित करके निकाल दिया गया हो? क्या आपका ये कहना बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद नहीं है, एल्डर शावंत? ये कहते हुए दक्ष एल्डर शावंत को भड़का रहा था। वो सभी इस समय दक्ष का हाथ काटना चाहते थे। फिर इसके बाद उसे संप्रदाय से निष्कासित करना चाहते थे और इन सब के बाद वो सभी ये चाहते थे कि दक्ष उनके संप्रदाय का सम्मान करें। ये वास्तव में हास्यास्पद। इसलिए एल्डर शावंत के पूरी भीड़ के सामने ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें करने का साहस देखकर दक्ष ने उनसे व्यंग्यात्मक लहजे में ऐसा कहा। इसके बाद दक्ष ने एल्डर शावंत को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और फिर उसने कुलपति गजोधर की ओर देखते हुए कहा, कुलपति, क्या मुझे मेरे शब्दों में कुछ और जोड़कर मुझे आगे बोलने की अनुमति है? दक्ष ने कुलपति गजोधर से अनुमति इसलिए मांगी क्योंकि वो ये अच्छे से जानता था कि अगर यहाँ अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसी के पास है तो वो सिर्फ कुलपति गजोधर के पास है। इस समय कुलपति गजोधर के चेहरे के भाव को देखकर ये साफ पता चला रहा था कि वो दक्ष के ऊपर बहुत रुचि ले रहे थे। वो वास्तव में दक्ष और उसके सभी कार्यों को बहुत रुचि लेकर देख रहे थे। दक्ष ना तो अधिक दबंग था और ना ही अधीन था, वो ना तो अहंकारी था और ना ही विनम्र। इतनी खतरनाक स्थिति में होने के बाद भी दक्ष हमेशा शांत रहा। एक महान योद्धा बनने और साधना के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ने के लिए योद्धाओं में ऐसे ही स्वभाव की आवश्यकता होती थी और कुलपति गजोधर ये अच्छे से जानते थे, जिसके कारण दक्ष के लिए उनके मन में रुचि जाग उठी। इसके बाद कुलपति गजोधर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम बोल सकते हो। इस पर दक्ष ने कहा, कुलपति, मुझे यहाँ आने के लिए कहा गया था और मुझ बताया गया था कि संप्रदाय के एक एल्डर मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, लेकिन मेरे यहाँ आते ही संप्रदाय के एक एल्डर ने मुझ पर कई प्रकार के आरोप लगाए, जैसे कि संप्रदाय को बदनाम करना, संप्रदाय के लिए शर्म की बात होना आदि। उन्होंने मुझे संप्रदाय का अपमान और कूड़े का टुकड़ा भी कहा। फिर जब मैंने अपने बचाव में स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया, तब उन्होंने तुरंत मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया और उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं उनकी बातों का खंडन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी बेगुनाही सिद्ध करने का प्रयास कर रहा था और इसके लिए सजा के रूप में वो मेरा एक हाथ काटना चाहते थे। कुलपति, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये एल्डर शावंत ही वो नहीं थे जिन्होंने अपने व्यक्तिगत विचार के आधार पर ये निर्णय लिया कि मैं संप्रदाय को शर्मसार करने वाला दोषी हूँ? संप्रदाय के सभी शिष्यों को संप्रदाय के नियमों का पालन करने की शिक्षा देने वाले एक प्रभारी एल्डर के रूप में क्या उन्हें अपने पक्षपाती निर्णय पर अडिग रहने के बजाय संप्रदाय के नियमों का सम्मान नहीं करना चाहिए था और क्या उन्हें संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए था? दक्ष ने ये बात तेज आवाज में कही थी, जिससे सभी शिष्यों ने दक्ष की ये बात साफ साफ सुनी थी। CH57 ओह, तो ये बात है। पिछले अध्याय में अशीर ने एक हाथ से अपने घाव को ढक लिया और फिर वो मुश्किल से खड़ा हुआ। इसके बाद अशीर ने कहा कि दक्ष की किस्मत अच्छी थी, जिसके कारण वो उसका हाथ काटने में सफल रहा। इसके बाद दक्ष ने अपने मन में कहा कि उसकी किस्मत वास्तव में अच्छी थी कि आज वो अशीर को उसकी औकात दिखाने में सक्षम था। इसके बाद अशीर ने कहा कि अगली बार वो दक्ष को अवश्य मार डालेगा, जिसे सुनकर दक्ष मुस्कुराने लगा। इधर एल्डर शावंत ने दक्ष के ऊपर दोबारा आरोप लगाना शुरू कर दिया, जिस पर दक्ष ने कुलपति गजोधर से कहा कि क्या एल्डर शावंत को अपने पक्षपाती व्यवहार के लिए दोषी नहीं होना चाहिए और क्या उन्हें संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए? दक्ष के ऐसे तीखे और कठोर शब्दों को सुनकर वहां आसपास खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। दक्ष की बात सुनकर अब सभी को लगने लगा था कि दक्ष सचमुच पागल हो गया है। इस समय दक्ष की बात सुनकर एल्डर शावंत का शरीर क्रोध से कांपने लगा। वो इतने क्रोधित थे कि वो दक्ष को यहीं पर मार देना चाहते थे, इससे पहले कि दक्ष एक और शब्द कहे। अगले ही पल दक्ष को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि एक मजबूत ऊर्जा ने उसे घेर लिया है। इसके बाद उसे एल्डर शावंत की क्रोधित आवाज सुनाई दी, दुस्साहसी। एल्डर शावंत की क्रोधित आवाज सुनकर और एल्डर शावंत की ऊर्जा से घिरा हुआ होने के बाद भी दक्ष एल्डर शावंत से बिल्कुल भी नहीं डरा और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं दुस्साहसी नहीं हूं। संप्रदाय मुझे बिना किसी गवाह या साक्ष्य के संप्रदाय से निष्कासित करना चाहता है, तो फिर मैं चुप कैसे रह सकता हूं? क्या मैं अपने बचाव में कुछ कह भी नहीं सकता?
मैं आपसे पूछना चाहता हूं एल्डर शावंत कि आपने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं, क्या आपके पास उसका कोई सबूत है? आखिर आपसे ये किसने कहा कि ये सभी अपराध मैंने किए हैं? जब दक्ष ने ये कहा, तभी अनिमा ने अपने ठंडे स्वर में कहा, तुम एक बेकार कचरे के टुकड़े हो। तुम अपने परिवार के सदस्यों को चोट पहुंचाते हो और अपने परिवार के बड़ों का अपमान करते हो। क्या तुम अपने इन अपराधों को स्वीकार नहीं करना चाहते? जब दक्ष ने अनिमा की बात सुनी, तब वो मुस्कुराने लगा और फिर उसने कहा, ओह तो ये बात है, अब मैं सब समझ गया। लगता है कि एल्डर शावंत ने जिन अपराधों के लिए मुझ पर आरोप लगाया है, वो अनिमा तुम्हारी ओर से आया है। इसके बाद दक्ष ने एल्डर शावंत की ओर देखते हुए कहा, ये मेरी चचेरी बहन अनिमा ही थी, जिसने आपको इन सब के बारे में बताया, है ना? दक्ष की इस बात पर एल्डर शावंत का जानलेवा इरादा उनके दिल में और भी बढ़ गया और उन्होंने गुस्से से कहा, हाँ तो क्या हुआ इसमें? एल्डर शावंत की ये बात सुनकर दक्ष ने हंसते हुए कहा, एल्डर शावंत, जबकि आप ये स्वीकार करते हैं कि मैंने अभी जो कहा वो सच है, तो फिर मैं कुलपति के सामने आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। ये सुनकर एल्डर शावंत की आंखों की त्योरियां चढ़ गई। इसके तुरंत बाद दक्ष ने कहा, एल्डर शावंत, आपने जिन अपराधों के लिए मुझ पर आरोप लगाया है, उसके विषय में आपने कहानी में अनिमा का पक्ष सुना, लेकिन आपने मेरा पक्ष सुनने की बिल्कुल भी जहमत नहीं उठाई। क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि ऐसा क्यों है? क्या आप 4 पर्वतीय संप्रदाय के एल्डर हैं या फिर स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय के? जब दक्ष ने ये बात कही, तब एल्डर शावंत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उनकी धैर्य की सीमा टूट गई। वो अब इसे सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने अपने गुस्से से तमतमाते चेहरे के साथ कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि 4 पर्वतीय संप्रदाय के एक सम्मानित एल्डर के रूप में तुम मेरा अपमान करने का साहस करो। बस बहुत हो गया, अब यहां और कोई चर्चा नहीं होगा। मैं तुम्हारी साधना को अभी नष्ट कर दूंगा, ताकि तुम जैसा दुस्साहसी व्यक्ति दोबारा ऐसा करने की हिम्मत भी ना करें। इस समय तक दक्ष को उनके बारे में ऐसा कहने की अनुमति देने से उनकी प्रतिष्ठा और प्रतिभा 4 पर्वतीय संप्रदाय में पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। एल्डर शावंत की बात सुनकर दक्ष ने तुरंत तेज आवाज में कहा, यहां हर कोई जानता है कि क्या सही है और क्या गलत। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं इस संप्रदाय में सिर्फ एक सामान्य शिष्य हूं, जिसके पास अपना बचाव करने का अधिकार नहीं है। यहां सिर्फ ताकतवर लोगों के पास ही अधिकार है। यदि आप मेरी साधना नष्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें, लेकिन मुझ पर कोई भी मनगढ़ंत आरोप लगाकर मेरा अपमान करने का अधिकार आपके पास नहीं है। ये कहते हुए दक्ष ने कुलपति गजोधर की ओर देखना बंद नहीं किया और लगातार उनकी ओर देखता रहा। दक्ष के मन में सिर्फ यही चल रहा था कि यदि इस समय कुलपति गजोधर ने एल्डर शावंत को हमला करने से रोका, तो वो अब भी अपने दिल से 4 पर्वतीय संप्रदाय का एक शिष्य रहेगा, भले ही उसे 4 पर्वतीय संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाए। लेकिन अगर इस समय कुलपति गजोधर ने एल्डर शावंत को हमला करने से नहीं रोका, तब दक्ष सभी को ये बता देगा कि अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा को उसी ने पास किया था और वहां पर क्या हुआ था। यदि दक्ष ऐसा करता तो वो अवश्य ही बच जाता। इसके बाद भले ही यहाँ 4 पर्वतीय संप्रदाय में रहना उसके लिए खतरनाक क्यों ना हो जाए। दक्ष ने सोचा कि अगर संप्रदाय उसे नहीं चाहता, तो वो संप्रदाय को क्यों चाहेगा? जब तक वो जीवित है, वो कभी भी किसी की भी दास्ता स्वीकार नहीं करेगा। वो कभी भी किसी का भी नौकर बनकर नहीं रहेगा। इस समय कुलपति गजोधर ध्यान से अभी जो हो रहा था, उस पर विचार कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ एल्डर शावंत तेजी से दक्ष के करीब पहुंच रहे थे और दक्ष के ऊपर हमला करने के लिए तैयार थे। इस समय कुलपति गजोधर दक्ष के चेहरे के भाव पर विशेष ध्यान दे रहे थे। वो दक्ष की बिल्कुल शांत आंखों को गौर से देख रहे थे। कुलपति गजोधर ने अपने मन में कहा, इस लड़के की इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प बेहद मजबूत है। खतरे का सामना करते समय भी उसकी आंखें बेहद शांत है। इसकी प्राकृतिक क्षमताएं भी अच्छी है। इस तरह से वो कुछ ही वर्षों में 4 पर्वतीय संप्रदाय के विशिष्ट शिष्यों में शामिल हो सकता है। भविष्य में हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय को इसके जैसी प्रतिभा की आवश्यकता हो सकती है। इसके बाद कुलपति गजोधर ने एल्डर शावंत की ओर देखते हुए कहा, एल्डर शावंत 4 पर्वतीय संप्रदाय के एक सम्मानित एल्डर है। उनकी प्रतिभा भी महत्वपूर्ण है। उनकी नैसर्गिक प्रतिभा और कठिन परिश्रम भी उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो भविष्य में उच्च पद पर भी पहुंच सकता है। भले ही आज जो कुछ हो रहा है,
उसमें एल्डर शावंत की गलती है। लेकिन वो 4 पर्वतीय संप्रदाय का एक एल्डर और महान एल्डर जयंत का बेटा भी है। कुलपति गजोधर इस समय जो कुछ भी हो रहा था उस पर बारीकी से विचार कर रहे थे। उनकी गणना की गति बेहद तेज थी। वो 4 पर्वतीय संप्रदाय के संरक्षक थे। चाहे कोई भी समस्या हो, उन्हें सभी चीजों को अलग करना चाहिए और उनके फायदे और नुकसान की गणना करनी चाहिए। यदि कोई बात संप्रदाय के लिए लाभकारी है तो उन्हें वो अवश्य करना चाहिए, और जो बात संप्रदाय के लिए नुकसानदायक है उसे उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये वो सरल नियम था जिसका संप्रदाय के सभी कुलपतियों को पालन करना पड़ता था। कुलपति गजोधर ने अपने मन में कहा, एल्डर शावंत ने चल रही समस्या में भले ही गलती की है, लेकिन यहाँ मेरे लिए समस्या ये है कि अगर मैंने एल्डर शावंत को आक्रमण करने से रोका तो ये उन्हें अपमानित करने के समान होगा, और यदि मैंने उन्हें आक्रमण करने से नहीं रोका तो मेरे दिल में संप्रदाय के लिए एक क्षति महसूस होगी। इसके अतिरिक्त मुझे महान एल्डर जयंत के विषय में भी विचार करना होगा। मैं उन्हें हार मानता नहीं देख सकता, क्योंकि वो भी एल्डर शावंत के साथ है। अगर मैंने एल्डर शावंत को रोका तो इसका मतलब होगा कि मैं महान एल्डर जयंत की बातों का भी खंडन कर रहा हूँ। आखिरकार महान एल्डर जयंत को संप्रदाय में महान एल्डर का दर्जा प्राप्त है और उन्होंने संप्रदाय को अनेक वीरतापूर्ण सेवाएं प्रदान की है। इसके बाद कुलपति गजोधर ने कहा, अगर मैं इन सभी चीजों की तुलना करता हूं तो इस लड़के के पास वास्तव में कुछ क्षमताएं हैं, लेकिन संप्रदाय के एल्डर्स की तुलना में उसका महत्व कम है। ये कहते हुए कुलपति गजोधर के चेहरे पर झिझक दिखाई दे रही थी। जब दक्ष ने कुलपति गजोधर के चेहरे पर झिझक देखी तब वो स्वयं के संप्रदाय के ऊपर अभी भी भरोसा करने के निर्णय पर हंसने लगा। वो अपनी बेवकूफी पर हंस रहा था। भले ही उसने 10 शीर्ष सामान्य शिष्यों में से एक अशीर को हरा दिया था, लेकिन इसके बाद भी दक्ष उन सभी की नज़रों में सिर्फ एक साधारण शिष्य ही था। उसकी जगह एल्डर शावंत, जो इस समय गलत थे, वो संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। दक्ष के कारण कुलपति गजोधर अपने संप्रदाय के एक सम्मानित एल्डर को कैसे अपमानित कर सकते थे। इस समय दक्ष के मन में सिर्फ यही चल रहा था कि ये सब उसी की गलती थी कि वो पर्याप्त मजबूत नहीं था या अपनी रक्षा के लिए उसके पास पर्याप्त प्रतिभा नहीं थी। CH 58 शैडो मार्शल स्पिरिट। पिछले अध्याय में दक्ष के तीखे और कठोर शब्दों को सुनकर सभी दक्ष को पागल समझने लगे। इधर एल्डर शावंत दक्ष की बातों से क्रोधित हो गए। वो दक्ष को मार देना चाहते थे। जब एल्डर शावंत ने दक्ष को दुस्साहसी कहा तब दक्ष ने कहा कि वो सिर्फ एक सामान्य शिष्य हैं, जिसके कारण उसके पास अपना बचाव करने का अधिकार नहीं है। सिर्फ मजबूत लोगों के पास ही अधिकार है। इसके बाद एल्डर शावंत दक्ष की ओर उसकी साधना को नष्ट करने के लिए बढ़ने लगे, लेकिन इस समय दक्ष सिर्फ कुलपति गजोधर की ओर ही देख रहा था। कुलपति गजोधर इस समय जो घटित हो रहा था उस पर विचार कर रहे थे। इधर जब दक्ष ने कुलपति गजोधर को झिझकते देखा तब वो अपनी बेवकूफी पर हंसने लगा। उसने इस स्थिति के लिए स्वयं को दोषी माना। उसने कहा कि उसके पास खुद को बचाने के लिए पर्याप्त प्रतिभा नहीं है। इधर एल्डर शावंत ने दक्ष की ओर बढ़ते हुए एक जानलेवा इरादे के साथ कहा, बेवकूफ लड़के, मैं तुम्हारी साधना को हमेशा के लिए कर दूंगा। एल्डर शावंत की ये बात इस समय दक्ष के कानों में एक खंजर की तरह चुभ रही थी। वो जानता था कि वो सिर्फ एक साधारण शिष्य था और उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं थी। उसके लिए एल्डर शावंत का विरोध करना वास्तव में लापरवाही होगी। इस समय आसपास इकट्ठा हुए लोगों की भीड़ में से किसी ने कहा, दक्ष अब बर्बाद हो चुका है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस समय दक्ष को अपनी शक्तिहीनता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर एल्डर शावंत को दक्ष की ओर बढ़ते हुए देखकर अनिमा ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, ये बड़े अफसोस की बात है कि मैं स्वयं उसकी साधना को नष्ट नहीं कर सकती। अभी जो घटित हो रहा था वो अनिमा के लिए भी अप्रत्याशित था, लेकिन इसका परिणाम वही था जो वो चाहती थी। ये दक्ष के लिए आखिरी क्षण था। वो दक्ष को बर्बाद होते हुए देखना चाहती थी। इस समय अचानक दक्ष को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई मजबूत ऊर्जा उसके शरीर के ऊपर दबाव डाल रही हो। उसके शरीर के बाल खड़े हो गए थे और उसे अपने शरीर में जकड़न महसूस हो रही थी। इसके बाद जैसे ही दक्ष कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि तभी अचानक दक्ष के ऊपर पड़ने वाला दबाव बिना किसी निशान के पूरी तरह से गायब हो गया, जिससे दक्ष हैरान रह गया। ये उसके लिए अप्रत्याशित था। दक्ष ने धीमी आवाज में कहा,
ये दबाव अचानक गायब कैसे हो गया? इसके अलावा ये बिना किसी निशान के कैसे गायब हो सकता है? आखिर ये किसने किया? इस समय एल्डर शावंत दक्ष के बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन इतने पास आने के बाद अचानक उनके पैर रुक गए और उनकी आंखों की पुतलियां फैल गई। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने अपने सामने कोई अकल्पनीय चीज देख ली हो। अगले ही पल एल्डर शावंत को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई शक्ति उनके शरीर को जकड़ रही हो। इस समय किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि एल्डर शावंत अचानक अपनी जगह पर क्यों रुक गए थे। कुलपति गजोधर और महान एल्डर जयंत भी एल्डर शावंत को ऐसे रुका हुआ देखकर हैरान थे। इस समय दक्ष एल्डर शावंत की अभिव्यक्ति को ध्यान से देख रहा था और फिर अगले ही पल दक्ष की अभिव्यक्ति भी बदल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कि उसने एक बहुत ही डरावनी चीज देख ली हो। दक्ष ने हैरानी भरे स्वर में कहा, ये। दक्ष ने इस समय एल्डर शावंत के शरीर पर एक परछाई देखी, जो एल्डर शावंत के शरीर को जकड़े हुए थी। इसके अलावा वो परछाई हिल रही थी। लेकिन इन सब में सबसे डरावनी बात ये थी कि दक्ष सिर्फ उस परछाई को ही देख पा रहा था। इसके अलावा वो ये बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था कि ये परछाई किसकी थी। ये परछाई बिल्कुल एक इंसान की तरह थी, लेकिन इसकी शक्ल नहीं थी और इसका पूरा शरीर काला था, बिल्कुल एक इंसान की परछाई की तरह। इस समय सिर्फ दक्ष ही एक ऐसा इंसान नहीं था जो एल्डर शावंत के शरीर पर उस परछाई पर ध्यान दे रहा था। उसके अलावा कुलपति गजोधर, महान एल्डर जयंत और अन्य ये सभी लोग भी इस दृश्य को देख रहे थे और उनके चेहरे पर आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद अगले ही पल वहां लाइफ एंड डेथ एरिना में एक दमनकारी आवाज सुनाई दी, दफा हो जाओ यहां से। यह आवाज इतनी शक्तिशाली और मजबूत थी कि इससे वहां आसपास खड़े सभी लोग हैरान रह गए। इस आवाज की शक्ति ने उन सभी को अंदर से झकझोर कर रख दिया। ये कोई भी नहीं देख पाया कि ये आवाज कहां से आई थी या फिर ये किसने कहा था, लेकिन सिर्फ उस काली परछाई ने वहां खड़े लोगों को इतना डरा दिया था कि वो सभी वहां से भाग जाना चाहते थे। कुछ लोग तो डर के मारे कांप रहे थे और कुछ लोग डरकर घुटनों के बल बैठ गए थे। इधर एल्डर शावंत ने अपनी आंखें नीची की और अपने शरीर पर लिपटे उस काली परछाई को देखा, जिससे उन्हें अपनी रीढ़ में ठंडक का एहसास हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उनका पूरा शरीर बर्फ से जम गया हो। एल्डर शावंत ने अपने मन में डरते हुए कहा, ये कैसी परछाई है जो मेरे शरीर को इतनी मजबूती से जकड़ी हुई है। इस समय एल्डर शावंत ने ये महसूस किया कि अब उनके शरीर पर नियंत्रण नहीं है, जिससे उनके शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। एल्डर शावंत उस छाया के दमन के तहत अपने शरीर को बमुश्किल ही हिला पा रहे थे। इस समय एल्डर शावंत को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई आदमी उनके सामने है, जो कि इस छाया के माध्यम से अपनी शक्ति का उपयोग उनके ऊपर दबाव डालने और उन्हें चोट पहुंचाने के लिए कर रहा है। लेकिन वो चाहकर भी ये नहीं देख पा रहे थे ये कौन था और वो कहाँ था। उन्हें सिर्फ ये महसूस हो रहा था कि कोई है, लेकिन उन्हें इस बात का भी एहसास हो रहा था जैसे कि उसका कोई अस्तित्व ही ना हो। इधर उस परछाई को देखकर कुलपति गजोधर भी अचंभित रह गए। उन्होंने हैरानी भरे स्वर में कहा, ये वास्तव में वो है। ये कहते हुए अचानक कुलपति गजोधर की आंखें चमक उठी। उन्हें इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो अपनी आंखों के सामने क्या देख रहे थे। इसके बाद अचानक अगले ही पल वो छाया एल्डर शावंत की पीठ से बाहर निकली। इस समय अचानक महान एल्डर जयंत ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, शावंत जल्दी से वापस आओ। महान एल्डर जयंत 4 पर्वतीय संप्रदाय के महान एल्डर्स में से एक थे। वो इस समय जो कुछ भी हो रहा था उससे डर गए थे। महान एल्डर जयंत करीब 60 वर्ष के थे और उनके पास दुनिया का व्यापक ज्ञान था। वो इस दुनिया के अनेक मार्शल स्पिरिट के बारे में जानते थे। अपने सामने की स्थिति को देखकर वो ये समझ चुके थे कि ये स्थिति कितनी खतरनाक है। इस समय संजीव, जो कि इन सब का विहंगात्मक दृश्य देखकर रहा था, वो भी उस परछाई को देखकर हैरान रह गया। उसने हैरानी भरे स्वर में कहा, ये एक छाया मार्शल स्पिरिट है। ये बेहद ही रहस्यमय और खतरनाक किस्म की मार्शल स्पिरिट है। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी योद्धा के पास छाया मार्शल स्पिरिट है और वो जागृत हो जाती है, तो वो योद्धा अपनी छाया मार्शल स्पिरिट की सहायता से दूसरे योद्धा के शरीर में प्रवेश करने और उसके शरीर को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। अगर कोई शक्तिशाली छाया मार्शल स्पिरिट वाला योद्धा चाहे, तो वो अन्य योद्धाओं के शरीर को इस हद तक नियंत्रण में कर सकता है। वो अन्य योद्धाओं को अपने अंदर सांस लेने से भी रोक सकता है।
जिससे उस योद्धा की दम घुटने से मृत्यु तक हो सकती है। छाया मार्शल स्पिरिट की सबसे डरावनी बात यह है कि एक बार अगर ये छाया मार्शल स्पिरिट किसी योद्धा के शरीर के अंदर घुस जाए तो उसे अपने शरीर से बाहर निकालना लगभग असंभव हो जाता है। आप अपने शरीर को चोट पहुंचाए बिना उस छाया मार्शल स्पिरिट को संभवतः बाहर नहीं निकाल सकते। योद्धा चाहे किसी भी करार का हमला कर लें, लेकिन इससे सिर्फ उसी के शरीर को चोट पहुंचेगी, इससे उस छाया मार्शल स्पिरिट को कोई चोट नहीं पहुंचेगी। ये सब कहते हुए संजीव का चेहरा हैरानी और आश्चर्य से भरा हुआ था। इधर संजीव की ये बात सुनकर अनिमा का चेहरा भी आश्चर्य से भर गया और वो भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस छाया की ओर देखने लगी। शैडो मार्शल स्पिरिट सबसे मजबूत योद्धा के मन में भी भय उत्पन्न कर सकती थी। यदि शैडो मार्शल स्पिरिट का मालिक कोई बुरे इरादों वाला इंसान होता और अगर वो किसी इंसान को मारना चाहता तो ये उसके लिए चुटकियों का काम होता। इस दुनिया में कोई भी शैडो मार्शल स्पिरिट के मालिक को परेशान नहीं करना चाहता था। वो सभी शैडो मार्शल स्पिरिट के मालिक से डरते थे, फिर चाहे उनके साधना का स्तर कितना भी ऊंचा क्यों ना हो। इस समय महान एल्डर जयंत भी अपने एकलौते बेटे को ऐसी शैडो मार्शल स्पिरिट के हाथों मरता हुआ नहीं देखना चाहते थे। इस समय एल्डर शावंत का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। उस छाया ने अब तक एल्डर शावंत को छोड़ दिया था और उनके शरीर से बाहर आ गया था। इसके तुरंत बाद एल्डर शावंत पीछे हट गए। अभी जो कुछ भी हुआ था उससे वो पूरी तरह से डर गए थे। वो उस समय अपने शरीर को हिलाने में बिल्कुल असमर्थ थे। इस एहसास ने उन्हें अंदर से डरा दिया था। एल्डर शावंत के पीछे हटने के बाद वो छाया अब भी उसी स्थान पर घूम रही थी, जिसे देखकर महान एल्डर जयंत को लगा कि उस छाया को नियंत्रित करने वाला इंसान यही आस पास है। इसलिए उन्होंने विनम्रतापूर्वक पूछा, साथी ताओवादी को मेरा नमस्कार। मैं नहीं जानता कि हमने आपको कैसे नाराज किया है, किंतु हम अपनी गलती सुधारने का प्रयास करेंगे। इसलिए कृपया हमें बताएं साथी ताओवादी कि हमने क्या गलती की है। नोट: इस दुनिया में योद्धा अपने समान या अपने से मजबूत योद्धाओं को साथी ताओवादी या मित्र ताओवादी के नाम से बुलाते थे। ताओवादी अर्थात युद्ध का अभ्यास करने वाला या साधना के मार्ग पर चलने वाला योद्धा होता था। जब महान एल्डर जयंत ने ये कहा तब अचानक वहां एक आवाज गूंजी, अपने संप्रदाय का ख्याल रखें। संप्रदाय के हितों के विषय में कार्य करें, न कि अपने व्यक्तिगत हितों के विषय में। अपने संप्रदाय के अन्य लोगों का फायदा ना उठाएं। कहीं ऐसा ना हो कि इससे संप्रदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान हो। इस आवाज के गायब होते ही वो परछाई भी सभी की आंखों के सामने से पूरी तरह से गायब हो गई। इससे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और उन सभी के बीच चर्चाएं शुरू हो गई। इस समय भीड़ में से किसी ने कहा, कितनी भयानक छाया मार्शल स्पिरिट थी। इस समय सभी शिष्यों को ऐसा लगा जैसे कि उनकी सांसें अटक गई हो। वो सभी उस शैडो मार्शल स्पिरिट की दमनकारी आभा के कारण बहुत ज्यादा दबाव महसूस कर रहे थे। इसी समय वहां आसपास इकट्ठा हुई भीड़ में से किसी ने कहा, वो कौन था? उसकी शैडो मार्शल स्पिरिट बहुत ही ज्यादा भयानक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो छाया सीधे कुलपति से बात कर रही थी। इसके बाद इसी तरह की चर्चाएं पूरे लाइफ एंड डेथ एरिना में शुरू हो गई। इसके बाद लाइफ एंड डेथ एरिना के अंदर उपस्थित शिष्यों के भीड़ में से किसी ने कहा, ये कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो गुप्त रूप से संप्रदाय के हितों की रक्षा करता है। आज हमारे संप्रदाय के एक एल्डर ने हमारे संप्रदाय के एक शिष्य को अपमानित किया और उसे अन्य संप्रदाय के एक शिष्य को सौंपने का प्रयास किया। संभवतः इसी कारण से वो व्यक्ति आज इसमें सम्मिलित हुआ। लेकिन इसमें आश्चर्य की बात तो ये है कि संप्रदाय के महान एल्डर भी ये नहीं जानते कि वो आदमी कौन है। लगता है कि हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय के अंदर एक छिपा हुआ महान योद्धा है। उस शिष्य की बात सुनकर अन्य लोगों ने भी अपना सिर हिलाया। इधर जब वहां पर इसी प्रकार की चर्चाएं चल रही थी, तब कुलपति गजोधर के चेहरे पर इस समय एक अजीब सी मुस्कान थी। वहां उपस्थित सभी लोगों में से सिर्फ वो ही एकमात्र ऐसे इंसान थे जो कि जानते थे कि वो शैडो मार्शल स्पिरिट किसकी थी और वो इंसान कौन था। जब कुलपति गजोधर ने सोचा कि उन्होंने अभी क्या किया है, तब उन्हें दोषी महसूस हुआ। उन्होंने सभी प्रकार की संभावनाओं पर विचार किया और अपनी स्थिति को संप्रदाय में गंभीरता से लिया। उन्होंने इस समय लाभ और हानि का विचार किया, लेकिन वो संप्रदाय की प्रतिष्ठा के विषय में भूल गए। उन्होंने संप्रदाय की प्रतिष्ठा के विषय में विचार किए बिना सिर्फ व्यक्तिगत हितों के लाभ और हानि पर विचार किया। बहुत समय तक विचार करने के बाद कुलपति गजोधर ने अचानक संजीव की ओर देखते हुए कहा,
संजीव, चलो आज की बात को यहीं खत्म करते हैं। कृपया अब तुम यहां से जा सकते हो। अपने पिता को मेरा प्रणाम कहना। जब अनिमा ने कुलपति गजोधर की ये बात सुनी तो वो स्तब्ध रह गई। उसने हैरानी भरे स्वर में कहा, आज की बात खत्म करें। वो दक्ष को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने संजीव की ओर देखते हुए चिंता के साथ कहा, वरिष्ठ। अनिमा की बात खत्म होने से पहले ही संजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, कुलपति गजोधर, मैं यहाँ 4 पर्वतीय संप्रदाय में इसलिए आया था क्योंकि मुझे लगता है कि आपके 4 पर्वतीय संप्रदाय में बहुत मजबूत और प्रतिभाशाली योद्धा हैं। मैं उनसे मिलने के लिए उत्सुक था। मेरा विचार है कि आपके संप्रदाय के शक्तिशाली और प्रभावशाली योद्धा और मेरे बीच एक अभ्यास युद्ध होना चाहिए। इससे हम दोनों को अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। ये कहने के बाद संजीव कुलपति गजोधर की ओर मुस्कुराते हुए देखने लगा। CH-59, मैं कुछ भी नहीं भूला हूं। पिछले अध्याय में एल्डर शावंत दक्ष की ओर एक क्रूर मुस्कान के साथ बढ़ने लगे। सभी लोगों ने कहा कि दक्ष अब बर्बाद हो चुका है। इधर दक्ष को भी अपने ऊपर एक मजबूत दबाव का एहसास होने लगा, लेकिन फिर ये दबाव अचानक गायब हो गया। इसके बाद अगले ही पल एल्डर शावंत भी अपनी जगह पर रुक गए। जब दक्ष ने एल्डर शावंत को गौर से देखा, तब वो हैरान रह गया। सिर्फ एल्डर शावंत ही नहीं बल्कि अन्य सभी लोग भी हैरान रह गए, क्योंकि एल्डर शावंत को एक शैडो ने पकड़ लिया था, जिससे एल्डर शावंत बिल्कुल भी हील नहीं पा रहे थे। इधर उस शैडो मार्शल स्पिरिट को देखकर संजीव ने कहा कि ये एक रहस्यमय और खतरनाक मार्शल स्पिरिट है। इधर कुछ समय बाद उस शैडो ने एल्डर शावंत को छोड़ दिया और फिर उसने कहा कि उन्हें अपने संप्रदाय का ख्याल रखना चाहिए, जिसे सुनकर कुलपति गजोधर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। इसके बाद कुलपति गजोधर ने कहा कि संजीव को चले जाना चाहिए, जिस पर संजीव ने कहा कि वो 4 पर्वतीय संप्रदाय के मजबूत योद्धाओं से लड़ना चाहता है। भले ही संजीव के शब्द इस समय विनम्र लग रहे थे, लेकिन उसके स्वर में अहंकार और असहमति साफ झलक रही थी। लेकिन फिर उसके पास ये करने के अलावा अब और कोई विकल्प भी नहीं था, क्योंकि वो अब दक्ष को सीधे उसे सौंपने के लिए नहीं कह सकता था। इसलिए उसने 4 पर्वतीय संप्रदाय को लड़ने के लिए उकसाने का प्रयास किया, ताकि वो 4 पर्वतीय संप्रदाय के सभी शिष्यों को हरा सके और फिर वो 4 पर्वतीय संप्रदाय के ऊपर दक्ष को सौंपने के लिए दबाव डाल सके और दक्ष को मार सके। इधर दक्ष संजीव की बात सुनकर सब कुछ समझ गया था। वो ये समझ चुका था कि अनिमा और संजीव आखिर यहाँ 4 पर्वतीय संप्रदाय में क्यों आए थे। इधर संजीव की बात सुनकर कुलपति गजोधर ने कहा, संजीव, आप पूरे देश में बहुत प्रसिद्ध है। इस देश में सभी आपका नाम जानते हैं और वो ये अच्छे से जानते हैं कि आप कितने मजबूत हैं। हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय के शिष्यों को आपके साथ युद्ध करने के लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। यदि किसी दिन हमारे संप्रदाय का कोई शिष्य आपसे युद्ध करने के लिए सक्षम हो जाएगा, तब मुझे आपको इसके बारे में सूचित करने में खुशी होगी। उस समय आप वापस आ सकते हैं और अभ्यास युद्ध कर सकते हैं। जब संजीव ने कुलपति गजोधर की ये बात सुनी, तो आखिरकार उसका चेहरा बदल गया और उसने थोड़े गुस्से भरे स्वर में कहा, कुलपति। इस पर कुलपति गजोधर ने ठंडे स्वर में कहा, लगता है कि आपके स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय के शिष्य आदेशों का पालन करना नहीं जानते। क्या मुझे दोबारा अपनी बात दोहराने की आवश्यकता है? संजीव अभी भी इस विषय में बात करना चाहता था, जबकि कुलपति गजोधर ने पहले ही 2 बार विनम्रतापूर्वक उसे जाने को कह दिया था। उन्होंने इसकी पूरी कोशिश की थी कि संजीव को बदनामी ना झेलनी पड़े, लेकिन संजीव अब भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था, इसलिए उन्हें कठोर होना पड़ा। संजीव में शायद अंतर्निहित कुशल कौशल और प्रतिभा थी, लेकिन वो बहुत घमंडी था। वो 4 पर्वतीय संप्रदाय के संरक्षक कुलपति गजोधर को अपने सामने झुकने के लिए मजबूर करना चाहता था। भले ही स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय 4 पर्वतीय संप्रदाय से अधिक मजबूत था, किंतु कुलपति गजोधर संजीव से अधिक बड़े और अधिक मजबूत भी थे। वो अपने ही क्षेत्र में किसी को भी अपने संप्रदाय और स्वयं का अपमान करते कैसे देख सकते थे। इस समय संजीव बहुत तनाव और गुस्से में था, लेकिन फिर भी उसने जबरदस्ती स्वयं को शांत किया और एक नकली मुस्कान के साथ कहा, ठीक है कुलपति, मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। ये कहने के बाद संजीव ने तुरंत अपनी मार्शल स्पिरिट को बुला लिया और फिर अगले ही पल वहां पर एक पत्थर का पक्षी प्रकट हो गया, जिसके बाद संजीव अनिमा को लेकर उस पर सवार हुआ और फिर उस पत्थर के पक्षी ने अपने विशाल पंखों को फैलाया।
जिससे एक तेज हवा का झोंका आया और फिर वो विशाल पत्थर का पक्षी वहां से उड़ गया। यह हवा का झोंका इतना तेज था कि इससे कई शिष्य गिर पड़े। उन्हें समझ में भी नहीं आया कि अभी क्या हुआ था। वो पत्थर का विशाल पक्षी आकाश में उड़ गया था। इस समय जो शिष्य हवा के झोंके से नीचे गिर गए थे, वो सभी दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो गए। इस समय सभी लोगों को थोड़ा उदास महसूस हो रहा था, क्योंकि संजीव ने उनके 4 पर्वतीय संप्रदाय को गंभीरता से नहीं लिया और इसे एक नीची दृष्टि से देखा। इस समय पत्थर के उस उड़ते हुए पक्षी की पीठ पर सवार अनिमा ने आसमान से नीचे 4 पर्वतीय संप्रदाय की ओर देखकर गुस्से से बुदबुदाते हुए कहा, दक्ष, अगर तुम 4 पर्वतीय संप्रदाय से बाहर आकर हमारे परिवार के वार्षिक समारोह में सम्मिलित होते हो, तो मैं तुमसे वादा करती हूं कि मैं वहां तुम्हें मार डालूंगी। ये कहते हुए अनिमा के चेहरे पर बदले की आंख झलक रही थी। दूसरी तरफ दक्ष भी नीचे लाइफ एंड डेथ एरिना में खड़ा आसमान में उस उड़ते हुए पत्थर के पक्षी को देख रहा था। उसने अपने चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अनिमा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि परिवार की वार्षिक बैठक में मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। ये कहने के बाद दक्ष की आंखों में एक जानलेवा इरादा उभर आया। इस समय कुलपति गजोधर ने वहां आसपास खड़े सभी शिष्यों की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। वो जानते थे कि 4 पर्वतीय संप्रदाय में ऐसा कोई भी शिष्य नहीं था जो इस समय संजीव को हरा सकता था। इससे उन्हें थोड़ी निराशा हुई। इसके बाद कुलपति गजोधर ने कहा, मुझे आशा है कि अगले 5 वर्षों में हमारे संप्रदाय में कोई ऐसा शिष्य अवश्य होगा जो संजीव के समान मजबूत साधना स्तर पर पहुंच जाए और उससे लड़ने में सक्षम हो जाए। भले ही संजीव कुनलुन देश के सबसे मजबूत युवा योद्धाओं में से एक था, लेकिन उसके अंदर अहंकार और घमंड बहुत ज्यादा था। 4 पर्वतीय संप्रदाय ये तो नहीं जानता था कि कुनलुन राज्य के अन्य मजबूत युवा योद्धा कितने ताकतवर है, लेकिन वो संजीव की ताकत को अच्छी तरह से जानते थे। इसके बाद कुलपति गजोधर ने अपना सिर हिलाया और फिर उन्होंने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, सभी लोग, आज की घटना यहीं पर खत्म हुई। सभी लोग जाओ और अपने अपने प्रशिक्षण पर लग जाओ। ये कहते हुए कुलपति गजोधर ने वहां खड़े सभी शिष्यों को वहां से जाने का आदेश दे दिया। इधर कुलपति गजोधर की बात सुनकर सभी शिष्य तुरंत वहां से जाने लगे, लेकिन एल्डर शावंत इस समय बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। वो इस समय अपनी आंखों में असीम क्रोध और घृणा के साथ दक्ष को अपनी जानलेवा नजरों से घूर रहे थे। इसी समय एल्डर शावंत को कुलपति गजोधर की दबंग और मजबूत आवाज सुनाई दी, जिसमें थोड़ा गुस्से का भी संकेत था। कुलपति गजोधर ने कहा, मैंने कहा कि आज की घटना यही खत्म हो गई है और सब वापस जाओ। जब एल्डर शावंत ने कुलपति गजोधर की ये बात सुनी, तो वो कांप गए और फिर वो चुपचाप कुलपति गजोधर के पीछे चले गए। इधर दक्ष ने भी ये महसूस किया कि एल्डर शावंत उसे कैसे गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे। इसलिए उसने कहा, अब मुझे इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। मुझे इन पर और अधिक ध्यान देना होगा। दक्ष इस समय बहुत कमजोर था, इसलिए जब तक कि वो एल्डर शावंत के समान शक्ति स्तर तक नहीं पहुंच जाता, उसे सावधान रहने की आवश्यकता थी। इसके बाद जब दक्ष भी वहां से निकलने ही वाला था, तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, अगर तुम चाहते हो कि अन्य लोग तुम्हारा सम्मान करें, तो इसके लिए तुम्हारे पास एक मजबूत योद्धा बनने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अन्यथा तुम्हें आज की तरह ही हमेशा अपमानित होना पड़ेगा और अगर तुम कभी मर भी गए, तब किसी को इसकी कोई भी परवाह नहीं होगी। इस आवाज को सुनकर दक्ष रुक गया और पलटकर कुलपति गजोधर की ओर देखने लगा। इस समय दक्ष के कानों में जो आवाज सुनाई दी थी, वो कुलपति गजोधर की आवाज थी। इस समय कुलपति गजोधर शांति से दक्ष की ओर देख रहे थे और फिर वो भी वहां से चले गए। कुलपति गजोधर को जाता हुआ देखकर दक्ष ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, बेशक, मुझे पता है कि मुझे मजबूत बनना होगा। ये कहते हुए अचानक दक्ष को अपने अंदर एक गर्माहट का एहसास हुआ और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। दक्ष अब से और अधिक दृढ़ हो गया कि उसे एक मजबूत योद्धा बनना ही है, इस दुनिया का सबसे मजबूत योद्धा। इसके बाद दक्ष भी वहां से चला गया। वो सीधे अपने कमरे में चला गया और फिर वो सीधे जाकर अपने बेड पर लेट गया। इस बीते समय के दौरान दक्ष को बहुत सी चीजों का सामना करना, जिसके कारण वो पूरी तरह से थक चुका था। कुछ समय तक बेड पर लेटे रहने के बाद अचानक दक्ष ने अपनी आंखें खोली और उसने कहा, नहीं, मैं ऐसे आराम नहीं कर सकता। मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी और जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी होगी।
मुझे परिवार के वार्षिक समारोह से पहले इतना मजबूत बनना ही होगा कि मैं अनिमा को हराने में सक्षम हो जाऊं। इस समय दक्ष साधारण ऊर्जा के सिर्फ 8वें स्तर पर था और उसकी मार्शल स्पिरिट भी जागृत नहीं हुई थी, जबकि अनिमा शुद्ध ऊर्जा के स्तर तक पहुंच चुकी थी और उसकी मार्शल स्पिरिट भी संभवतः जागृत हो चुकी थी। ऐसे में अगर दक्ष मजबूत नहीं बनता है तो उसके लिए अनिमा को हराना बहुत मुश्किल होगा। इसके बाद दक्ष ने अपनी तलवार ली और फिर वो तुरंत अपने कमरे से निकलकर पहाड़ की चोटी की ओर चला गया, ताकि वो अपने प्रशिक्षण के लिए क्रूर जानवरों का शिकार कर सके और पहाड़ों में अपनी साधना कर सके। शाहपुर सिटी, आदित्य सेन का कमरा। इस समय जब 4 पर्वतीय संप्रदाय में ये सब हो रहा था, तब दूसरी तरफ शाहपुर सिटी में आदित्य सेन अपने कमरे में खिड़की के सामने खड़े होकर दूर एक दिशा की ओर देख रहे थे। उस दिशा में ऊंचे पर्वत और घने जंगल थे, लेकिन आदित्य सेन की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उन जंगलों और पर्वतों के पार दूसरी ओर देख रहे हों। इस समय आदित्य सेन ने अचानक कहा, उन सभी को लगता है कि मैंने अपनी याददाश्त खो दी है और अब मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मुझे सब कुछ याद आ चुका है, मैं कुछ भी नहीं भूला हूं। एक दिन जब दक्ष अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत कर लेगा और एक मजबूत योद्धा बन जाएगा, तब मैं उसे सब कुछ बताऊंगा। उस समय मैं बिना किसी चिंता के वहां जाऊंगा और उन सभी लोगों से अपना बदला लूंगा जिन्होंने मेरे साथ उस समय ये सब किया था। ये कहते हुए उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उनके चेहरे पर इस समय क्रोध और घृणा भर आई। उनकी आंखें जानलेवा इरादों से भर गई और उनके शरीर से अनजाने में ही शुद्ध बर्फीली ऊर्जा उत्सर्जित होने लगी। वो एकटक उन जंगलों और पर्वतों की दिशा की ओर ही देख रहे थे। 4 पर्वतीय संप्रदाय। इस समय शौर्य लगातार पर्वत के ऊपर चोटी की ओर बढ़ रहा था और अपने सामने आने वाले सभी क्रूर जानवरों के साथ अपने तलवारबाजी कौशल का अभ्यास कर रहा था। जब भी शौर्य को लगता कि अब वो जानवर भागने वाला है, तब शौर्य उस जानवर को मार देता और फिर उसकी आवश्यक सामग्री को एकत्रित कर लेता। ऐसा करते हुए जल्द ही रात हो गई। इस समय तक शौर्य पर्वत की चोटी तक पहुंच चुका था। यहाँ पर रात में चांद की सफेद दुधिया रोशनी बादलों के समूह पर पड़ रही थी, जिससे यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर बन चुका था। दक्ष को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो स्वर्ग में आ गया हो, क्योंकि इस पर्वत चोटी से वो बादलों के विशाल समुद्री को साफ देख पा रहा था। ये ऐसा था जैसे कि उसके सामने विशाल सफेद कोहरे का समुद्र हो। कुछ समय तक एक चट्टान के ऊपर बैठकर शौर्य इस मनमोहक दृश्य को देख रहा था। लगभग 1 घंटे के बाद दक्ष अपनी जगह से उठा और फिर वो आगे की ओर बढ़ गया। इस समय उसे अंदर से अच्छा महसूस हो रहा था। इस दृश्य को देखकर उसे अंदर से शांति मिली और उसकी थकान भी दूर हो गई और उसका मन भी शांत हो गया। कुछ देर तक चलने के बाद दक्ष को पर्वत की चोटी पर एक गुफा दिखाई दिया, जिसे देखकर दक्ष के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर वो बिना किसी झिझक के सीधे उस गुफा के अंदर चला गया। वो गुफा खाली था, वहां कोई भी नहीं था। ये देखकर दक्ष उस गुफा के अंदर एक जगह पर अपने पैरों को मोड़कर बैठ गया और फिर उसने ध्यान करना शुरू कर दिया। इस समय दक्ष साधना के मार्ग पर था, इसलिए उसे कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता थी। कुछ समय बाद स्वर्ग और पृथ्वी की शुद्ध ऊर्जा एक सफेद दुधिया रोशनी में बदलकर दक्ष के चारों ओर घूमने लगी और फिर अगले ही पल दक्ष ने उस शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी की ये शुद्ध ऊर्जा दक्ष के शरीर में प्रवेश कर रही थी और उसके शरीर को अधिक लचीला और उसकी हड्डियों को और अधिक मजबूत बना रही थी। CH-60 दूसरी जगह ढूंढनी होगी। पिछले अध्याय में संजीव 4 पर्वतीय संप्रदाय को लड़ने के लिए उकसाने का प्रयास कर रहा था। दक्ष भी ये बात समझ चुका था। इधर कुलपति गजोधर ने कहा कि अभी कोई भी संजीव से लड़ने जितना मजबूत नहीं है। जब भविष्य में कोई योद्धा मजबूत हो जाएगा, तब वो उसे बता देंगे। जिसके बाद संजीव ने अपनी मार्शल स्पिरिट को बुलाया और फिर अनिमा के साथ उस पर सवार होकर वो उड़ गया। अनिमा ने कहा कि वो दक्ष से वार्षिक समारोह में बदला लेगी। इधर दक्ष ने भी अनिमा से बदला लेने का मन बना लिया। इधर आदित्य सेन ने एक दिशा में देखते हुए कहा कि दक्ष को सब कुछ बताने के बाद वो उनसे बदला लेने जाएंगे। इधर दक्ष पर्वत की चोटी पर जाकर एक गुफा के अंदर ध्यान करने लगा, जिससे शुद्ध ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करने लगी और उसके शरीर को और अधिक मजबूत बनाने लगी। दक्ष साधना और कड़ी मेहनत में लगातार लगा हुआ था। उसे देखकर कोई भी ये स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि दक्ष की ताकत हर बीतते समय के साथ और अधिक मजबूत होती जा रही थी।
आकाश और पृथ्वी की शुद्ध ऊर्जा दक्ष के खून को लगातार शुद्ध करते हुए उसके शरीर को मजबूत बना रही थी। इस समय आकाश और पृथ्वी की शुद्ध ऊर्जा दक्ष के शरीर में लगातार डूबती जा रही थी और एक भी ऊर्जा व्यर्थ हुए बिना दक्ष के शरीर के हर कोने में अवशोषित होती जा रही थी। वास्तविक ऊर्जा या शुद्ध ऊर्जा का स्तर किसी भी योद्धा के लिए उसके युद्ध साधना के मार्ग का पहला स्तर था। शुद्ध ऊर्जा के स्तर पर पहुंचकर ही कोई योद्धा अपने युद्ध साधना के मार्ग के विषय में कुछ छोटी मूल बातों का ज्ञान प्राप्त कर सकता था। इस स्तर पर पहुंचने से किसी योद्धा की मूल ऊर्जा थोड़ी मजबूत हो जाती थी। किसी योद्धा को मजबूत बनने के लिए अधिक प्रयास और अधिक कठिन प्रशिक्षण करने की आवश्यकता होती थी। दक्ष अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दृढ़ था। वो इस दुनिया में हर किसी से अधिक मजबूत और ताकतवर बनना चाहता था। वो जल्द से जल्द साधारण ऊर्जा के स्तर को तोड़कर शुद्ध ऊर्जा के स्तर तक पहुंचना चाहता था। तभी वो संप्रदाय में एक विशिष्ट शिष्य बन सकता था। उस स्थिति में संप्रदाय के सभी लोगों को उसका सम्मान करना पड़ेगा। यदि दक्ष शुद्ध ऊर्जा के स्तर पर पहुंच जाता, तब उसकी मार्शल स्पिरिट भी जागृत हो जाती। तब अपनी प्रतिभा और कौशल से वो एक खतरनाक प्रतिद्वंदी बन जाता, जिससे लड़ने के लिए किसी भी योद्धा को पहले 2 बार सोचने की आवश्यकता होती। ठीक संजीव और अनिमा की तरह, जिन्हें देखते ही कई शिष्य डर जाते थे और उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। संजीव की राख मार्शल स्पिरिट उसे मजबूत शारीरिक ताकत देती थी और उसकी मार्शल स्पिरिट उसे अपनी पीठ पर बैठाकर आसमान में ले जा सकती थी। इसके अलावा अनिमा की सार्वभौमिक मार्शल स्पिरिट उसे आग और बर्फ जैसे तत्वों को नियंत्रित करने की काबिलियत देती थी। दक्ष को इस बात का यकीन था कि जब उसकी मार्शल स्पिरिट जाग जाएगी, तब वो बहुत अधिक मजबूत हो जाएगा। इसलिए दक्ष ने ये पहले ही निर्णय ले लिया था कि एक बार गौरव के ठीक हो जाने के बाद दक्ष 4 पर्वतीय संप्रदाय के साथ सबसे प्रसिद्ध पर्वतों में से एक में बंद गुफा के अंदर प्रशिक्षण के लिए चला जाएगा। वो ये अच्छे से समझ चुका था कि उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी ताकत बढ़ाने की आवश्यकता है। 10 दिन बाद दक्ष अपनी साधना में लगा हुआ था। इस दौरान दक्ष की ताकत बढ़ती जा रही थी। इस समय उसके शरीर के चारों ओर एक दूधिया सफेद रोशनी घूम रही थी। दक्ष इस समय जिस गुफा में प्रशिक्षण ले रहा था, उस गुफा से कुछ ही दूरी पर 2 आकृतियां उसी गुफा की ओर बढ़ रही थी, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की थी। उन दोनों में से लड़के ने उस गुफा की ओर देखते हुए कहा, "ये बहुत अच्छी जगह लग रही है। ये गुफा बहुत शांत जगह में है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई आता होगा। ये गुफा हम दोनों के लिए एकदम सही है।" ये कहते हुए वो लड़का उस लड़की की तरफ अपनी उत्तेजित आंखों से देख रहा था। ये साफ था कि वो इस लड़की को यहाँ किसी सही इरादे से लेकर नहीं आया था। इसके बाद उस लड़के ने कहा, "शाहीन, क्या हमें इस गुफा में जाकर अपना अभ्यास करना चाहिए?" उस लड़के की ये बात सुनकर उस लड़की ने एक आकर्षक मुस्कान के साथ कहा, "मुझे लगा कि तुम यहाँ अभ्यास के लिए नहीं आए हो।" ये कहते हुए वो लड़की उस लड़के की ओर एक आकर्षक मुस्कान के साथ देखने लगी। इस समय उस लड़की ने एक पीले रंग का वस्त्र पहना हुआ था, जो उसके शरीर को और भी खूबसूरत दिखा रहा था। शाहीन की बात सुनकर उस लड़के ने हंसते हुए कहा, "हे, तुमने सही कहा। जब मेरे साथ इतनी खूबसूरत शाहीन है, तो मैं यहाँ अभ्यास जैसा उबाऊ काम क्यों करूं?" ये कहते हुए उस युवक की आंखें और अधिक उत्तेजित हो गई। वो युवक बहुत पतला और उसका शरीर बहुत पीला दिख रहा था। उसे देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कोई योद्धा था, बल्कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई साधारण इंसान हो जो किसी बीमारी से ग्रस्त हो। इस समय उस लड़के की बात सुनकर, जिसका नाम अशरफ था, शाहीन ने उसे उपेक्षित भाव से देखा। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो अशरफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। हालांकि उसने अशरफ के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया। साधना के मार्ग पर प्रशिक्षण के लिए बहुत अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती थी, क्योंकि प्रशिक्षण के लिए किसी भी योद्धा को उच्च हथियारों और विशेष गोलियों की आवश्यकता होती थी, जो कि सिर्फ धन से ही प्राप्त किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त इन हथियारों और विशेष गोलियों की कीमत भी कम नहीं होती थी। यदि कोई शिष्य साधारण परिवार से हो या निम्न परिवार से हो, तो संप्रदाय की सहायता के बिना उसके लिए इन हथियारों और विशेष गोलियों को प्राप्त करना लगभग असंभव था। शाहीन को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो कोई प्रतिभाशाली लड़की नहीं थी। वो शायद साधारण परिवार से थी, इसलिए उसके पास विशेष गोलियों को खरीदने के लिए धन की कमी थी। यही कारण था कि अपने धन की कमी को पूरा करने के लिए शाहीन अशरफ से हमेशा चिपकी रहती थी।
इसके लिए भले ही अशरफ उसके लिए इतना भी घृणित क्यों ना हो। अशरफ करीब 20 साल का युवक था। वो साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर पर पहुंच चुका था। उसके पास तत्वों से शक्ति उधार लेने की काबिलियत थी। स्वाभाविक रूप से वो एक प्रतिभाशाली युवा योद्धा था। संप्रदाय में उसका सम्मान उसके बड़े भाई नवीन की वजह से अधिक किया जाता था। नवीन संप्रदाय का एक कुलीन शिष्य था, इसलिए शाहीन अशरफ के साथ रहने के लिए तैयार थी, ताकि वो अशरफ के जरिए विशेष गोलियां प्राप्त करके अपना प्रशिक्षण आगे बढ़ा सकें। इधर अशरफ और शाहीन जल्द ही उस गुफा के अंदर चले गए। जब वो दोनों उस गुफा के अंदर गए, तब उन्होंने दक्ष को वहां एक पत्थर के ऊपर बैठे साधना करते हुए देखा। दक्ष को वहां देखकर अशरफ और शाहीन दोनों भ्रमित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि पर्वत की चोटी पर स्थित इस गुफा में कोई पहले से ही मौजूद होगा। इसके बाद शाहीन ने थोड़ी निराशा के साथ कहा, लगता है कि हमें कोई और जगह ढूंढनी चाहिए। जब अशरफ ने शाहीन की ये बात सुनी, तब उसने कहा, दूसरी जगह ढूंढनी होगी, पर क्यों? मैं उसे देखकर ही बता सकता हूं कि वो साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर का योद्धा है। मैं अभी जाकर उसे अपनी साधना के लिए कोई और गुफा ढूंढने के लिए कहता हूं। इस पर शाहीन ने थोड़ा विनम्र लहजे में कहा, दूसरों की साधना में बाधा डालना अच्छी बात नहीं है। शाहीन के ये कहने पर अशरफ ने कहा, चुप रहो, वो साधारण ऊर्जा के सिर्फ 8वें स्तर का योद्धा है। उसकी ताकत कम है, वो मुझसे कमजोर है। तुम यहीं रुको, मैं जाकर पहले उसकी साधना नष्ट करूंगा और फिर उसे यहां से बाहर निकाल दूंगा। ये मेरा मूड खराब करने के लिए उसकी सजा है। ये कहने के बाद उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान आ गई। 4 पर्वतीय संप्रदाय में कुछ योद्धा ऐसे थे जो बिना किसी दुश्मनी के कभी किसी योद्धा की साधना में बाधा नहीं डालते थे, क्योंकि ये बहुत जोखिम भरा था। अगर वो कमजोर योद्धा कभी मजबूत हो गया, तब वो प्रशिक्षण में बाधा डालने वाले योद्धा से बदला अवश्य लेता। इसलिए जो योद्धा किसी योद्धा की साधना में बाधा डालता भी था, तब वो उसके बदला लेने की संभावना को खत्म करने के लिए उसकी साधना को ही क्रूरतापूर्वक नष्ट कर देता था। इधर अशरफ की बात सुनकर शाहीन मुस्कुराने लगी और उसने अपना सिर हिलाया। वो भी अशरफ की बातों से सहमत हो गई थी। ये गुफा वास्तव में अभ्यास और प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त थी। यहाँ कोई आता जाता भी नहीं था, इसलिए वो भी इस गुफा को अपने अधिकार में लेना चाहती थी। इसके बाद अशरफ ने दक्ष की ओर देखते हुए मजाकिया लहजे में कहा, ओ लड़के, उठो। अशरफ के ये कहते ही दक्ष ने अपनी आंखें खोल ली। दक्ष के आंखें खोलते ही उस गुफा में एक ठंडा हत्या का इरादा भर गया। जब अशरफ और शाहीन इस गुफा में दाखिल हुए, तभी उन्होंने दक्ष को जगा दिया था, लेकिन उस समय दक्ष ने अपनी आंखें नहीं खोली, जिससे अशरफ और शाहीन को लगा कि दक्ष अभी भी अपनी साधना में लगा हुआ है। दक्ष को भी लग रहा था कि वो दोनों उसे परेशान किए बिना वहां से जल्दी चले जाएगा, लेकिन वो बहुत गलत था। उनका इरादा तो दक्ष को परेशान करने से भी ज्यादा बुरा था। दक्ष ने अशरफ और शाहीन की हर एक बात को साफ तरीके से सुन लिया था। इधर अपनी आंखें खोलने के बाद दक्ष ने अशरफ की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम मेरी साधना नष्ट करके मुझे इस गुफा से बाहर निकालना चाहते हो। दक्ष की ये बात सुनकर अशरफ ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, अगर तुमने पहले ही मेरी बातें सुन ली है, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम स्वयं अपनी साधना नष्ट कर लो और यहां से चले जाओ। इससे तुम्हें कम दर्द होगा। अशरफ की बात सुनकर दक्ष ने कहा, अच्छा। ये कहने के बाद दक्ष अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर वो धीरे धीरे अशरफ की ओर बढ़ने लगा। इधर दक्ष को अपनी जगह से उठकर ऐसे चलता हुआ देखकर अशरफ ने कहा, तुमने अभी तक अपनी साधना को नष्ट नहीं किया है, और क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे ही यहां से जा सकते हो? अशरफ की ये बात सुनकर दक्ष ने चिढ़ाने वाले भाव से अशरफ की ओर देखते हुए कहा, क्या मैंने तुमसे अभी कहा कि मैं यहां से जाने की योजना बना रहा हूं? ये कहने के तुरंत बाद दक्ष ने अपने पैर से जमीन पर बल लगाया और जमीन से उछलकर वो अशरफ की ओर चला गया और उसने तुरंत अपनी मुट्ठी अशरफ की ओर बढ़ा दी। दक्ष की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर अशरफ ने अपनी भौहें चढ़ा ली। इसके तुरंत बाद बिना देर किए अशरफ ने भी अपना एक मुक्का दक्ष की ओर बढ़ा दिया और फिर बूम, उन दोनों के मुक्के आपस में टकरा गए और फिर एक तेज दर्दनाक चीख गुफा में गूंज उठी, क्योंकि दक्ष के मुक्के के कारण अशरफ के हाथ की हड्डियां टूट गई थी और फिर अगले ही पल उसका हाथ बेजान होकर अशरफ के कंधे पर लटक गया। इसके तुरंत बाद दक्ष ने अपने दूसरे हाथ से अशरफ की गर्दन को पकड़ लिया और उसे जमीन से ऊपर उठा लिया।
जिससे अशरफ छटपटाने लगा। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो दक्ष के सिर्फ एक हमले से हार गया था। उसने ये कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन वो साधारण ऊर्जा के सिर्फ 8वें स्तर के एक योद्धा से इस तरह से हार जाएगा। इससे वो पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में इस समय डर भर गया, जैसे कि उसने अपने सामने कोई भयानक चीज देख ली हो। इधर अशरफ को गर्दन से पकड़कर उठाने के बाद दक्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, तो अब मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम मेरी साधना को कैसे नष्ट करना चाहते थे। ये कहते हुए दक्ष के शरीर से भयानक और ठंडी ऊर्जा निकल रही थी, जिसे महसूस करते हुए शाहीन भी सिर से लेकर पांव तक कांप गई। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि साधारण दिखने वाला ये युवक इतना खतरनाक होगा। इससे उसे अपनी रीढ़ में ठंडक का एहसास होने लगा। इस समय अशरफ ने दक्ष का हाथ पकड़ लिया था और उससे अपनी गर्दन को छुड़ाने का प्रयास कर रहा था। उसने डरते हुए दक्ष से कहा, मुझे क्षमा कर दो। मैं नहीं जानता था कि तुम इतने मजबूत हो। अगर मुझे पहले पता होत तो मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करता। कृपया मुझे जाने दो, मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा और तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। ये कहते हुए अशरफ की आवाज कांप रही थी और उसे सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। इधर अशरफ की ये बात सुनकर दक्ष के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई और फिर उसने अपने चेहरे में मजाकिया मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर तुम अपनी गलती मान लोगे और मुझसे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगोगे तो ये काफी होगा?